रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 73 के साथ हाजिर हूँ। ज़ाओची अपना मैच खत्म करने के बाद रेस्ट करने के लिए चला जाता है। सिस्टर ज़ूरो उसके पास आती है और उसे बताती है आखिरी मैच लिंग जी और लिंग फीजू के दरमियान में था। लिंग फीजू ने सरेंडर कर दिया और लिंग जी को एडवांस करने दिया। अब वो कल सेमीफाइनल में तुम्हारे साथ फाइट करेगा। और दूसरी तरफ से फ्रोजन पैलेस की शुई वुशैंग ने लिंग जुन के खिलाफ फाइट करने से सरेंडर कर दिया है, जिसकी वजह से लिंग जुन और किंग जू के दरमियान में दूसरा सेमीफाइनल होने वाला है। तुम दोनों की फाइट्स में से जो भी जीतेगा वही आगे फाइनल में जाकर एक दूसरे से कम्पीट करेगा। ज़ाओची सोच रहा होता है अगर लिंग फीजू ने सरेंडर किया है क्योंकि लिंग जी का कल्टीवेशन लेवल लिंग फीजू से कम है, लेकिन फिर भी लिंग फीजू ने सरेंडर कर दिया। इसका मतलब यह है कि फीजू को अच्छी तरह से पता है कि लिंग जी की जो टैलेंट है बहुत ज्यादा है और वो इस कंपटीशन को जीतने का ज्यादा हकदार है। इसी वजह से उसने खुद ही सरेंडर कर दिया क्योंकि दोनों एक ही सेक्टर से हैं। अभी यहाँ पर किंगजू की फाइट होना बाकी है। किंगजू की फाइट जाओ सेक्टर के यंग मास्टर जाओ कोंगली के साथ होने वाली है। किंगजू की मास्टर किंगजू से कहती है किंगजू चाहे कुछ भी हो जाए, जहाँ पर अपनी बहुत ही कम पावर को यूज करना, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पावर को छुपा कर रखो, तो हो सके अपनी पावर को कम इस्तेमाल करना क्योंकि इसको हराना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है ठीक है मास्टर, मैं इस बात को याद रखूंगी। दूसरी तरफ से जाओ सेक्टर का थर्ड ब्रदर अपने भाई से कहता है जाओ जाकर तुम्हें इस लड़की को हराना होगा ताकि तुम फाइनल्स में अपनी जगह बना सको। और कोंगली अपने भाई से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस लड़की से तो इस मैच को बिल्कुल भी नहीं हारने वाला और अभी तो मेरे पास एक सरप्राइजिंग वेपन भी है, मेरे पास अर्थ शॉकिंग स्वर्ड है, जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको भी निकाल लूंगा। तो हमारी किंगजू अरीना में चली जाती है, दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। जाओ कोंगली किंगजू से कहता है मेरा नाम जाओ कोंगली है, मैं जाओ सेक्टर का यंग मास्टर हूँ, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे अपनी फ्रोजन पैलेस की स्पेशल आर्ट सिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कितने स्ट्रॉन्ग हो। नाम सर उन दोनों की फाइट को वापस स्टार्ट करवा देते हैं। दोनों ही अपनी तलवार को आपस में टकराते हैं, जबरदस्त एनर्जी निकलती है। जाओ कोंगली से कहता है तुम्हारी फ्रोजन आर्ट्स तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है, लोग अपनी रेपुटेशन पर पूरे उतरते हो, लेकिन अब मैं भी सीरियस होने वाला हूँ। और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने स्पेशल मूव जिसका नाम एक्सट्रीम विंड स्वर्ड होता है उसको यूज करता है, तो उसकी तलवार के अंदर से बहुत सारा एयर प्रेशर निकलता है। किंगजू अपने हाथ को झटकते हुए अपने सामने काफी सारी आइस ब्लॉक्स बना लेती है और उसकी हवा को वहीं पर ब्लॉक कर लेती है। देखने वाले बहुत सारे हैरान होते हैं और कहते हैं जिया किंगजू जो कि अपनी स्पिरिट प्रोफाउंड राम के 8th लेवल पर है, लेकिन इसके पास जो स्पेशल टेक्निक है क्योंकि आइस लोटस राम है वो अपनी 4th स्टेज तक पहुंच चुकी है। जबकि इस लड़की ने जहाँ पर इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया तो लगता है कि फ्रोजन पैलेस वालों के पास ये सबसे बेस्ट डिसाइपल है। इस तरह की डिसाइपल तो हजारों साल में एक बार किसी को मिलती है, लेकिन उनमें से कुछ लोग बातें कर रही होती है। ये लड़की तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जाओ कोंगली के अटैक्स को ब्लॉक कर रही है, लगता है कि यहाँ पर डिसएडवांटेज पर है, इसके पास कोई भी अटैकिंग मूव नहीं है। और काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, तो उसका जीजा उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिस्टर को इस तरह का बंदा तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। किंगजू को हराना इतना भी आसान नहीं है। जबकि मोली ज़ाओची की बात को काटते हुए उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि इसको हराना आसान नहीं है? ये कहना ठीक रहेगा कि इस लड़की को हराना नामुमकिन है। जाओ कोंगली तो क्या इसका मास्टर भी जहाँ पर आ जाए तभी वो इस लड़की को नहीं हरा पाएगा। ये लड़की किंगजू जहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करेगी, मुझे नहीं लगता कि इस लड़की को 5 मूव से ज्यादा मूव्स लगेंगे इस लड़के जाओ कोंगली को हराने में। इस लड़की के पास बहुत ही स्पेशल बॉडी है, इसके पास हिवनली गॉड प्रोफाउंड वेन्स है, इसके साथ साथ की बॉडी के अंदर जितनी 54 मेरिडियंस है वो सारी की सारी एक्टिवेट हो चुकी है। इसके अलावा इसके पास एक बहुत ही स्पेशल चीज है जिसे हम लोग हार्ट ऑफ द 10,000 स्नो ग्लेज ग्लास कहते हैं और ऊपर से इसकी बॉडी एक डिवाइन गॉड के बराबर है क्योंकि इसके पास कुछ और चीज भी है। इस जगह से मैं हूँ वहाँ पर हर 10,000 साल के बाद इस तरह की कोई एक बॉडी वाला बंदा पैदा होता है जिसके पास प्रोफाउंड एग्जीक्यूट बॉडी होती है। तो मोली ज़ाओची से कहती है ये बात तो डिसाइड हो चुकी है, अगर तुम अपने मैच को जीत जाते हो लिंग जी से तो उसके बाद तुम्हारा फाइनल मैच में ओपोनेंट किंगजू होने वाली है क्योंकि लिंग जू इससे नहीं जीत पाएगा। ज़ाओची भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इसके पास ऐसी कौन सी स्पेशल बॉडी है जिसे देखकर मोली भी इतनी ज्यादा शॉक हो चुकी है, क्या वाकई में इतनी ज्यादा स्पेशल है। फाइट अभी भी जारी होती है, जाओ कोंगली अभी भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था, ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपनी स्पेशल मूव फ्लीटिंग स्ट्राइक को यूज करता है कि किंगजू नीचे की तरफ से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। तो वहाँ पर फिर से एक धमाका होता है और जाओ कोंगली पीछे की तरफ हट जाता है। पीछे हटने के बाद वो अपनी तलवार को फेंक देता है और अपने पास से वो तलवार निकालता है जिसके बारे में बात कर रहा था। और कोंगली से कहता है तुम्हारी स्पेशल आर्ट्स तो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, फ्रोजन आर्ट्स की फेरी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि मुझे इस मैच को जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। वो अपने पास से अर्थ शॉकिंग स्वर्ड को निकाल लेता है जो कि एक स्काई राम का स्पेशल वेपन है। वो अर्थ शॉकिंग वेव स्वर्ड को बाहर निकालता है और वो उसे कहता है लिटिल फेरी अब यहाँ पर तुम मेरे हाथों से हारने वाली हो। जाओ कोंगली जब अपनी तलवार को निकालकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, उसी वक्त उसे महसूस होता है जैसे उसकी बॉडी अंदर से फ्रीज हो रही है और उसकी बॉडी के अंदर से आइस क्रिस्टल्स निकलते हैं और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और इसी के साथ ही जाओ कोंगली इस मैच को हार जाता है। इस बेचारे को अपनी अर्थ शॉकिंग स्वॉर्ड को यूज करने का मौका भी नहीं मिलता। अनाउंसर उन सभी से कहते हैं जाओ कोंगली इस मैच को हार चुका है और किंगजू ने इस फाइट को जीत लिया है, तो इसका मतलब कल के सेमीफाइनल्स में या किंगजू का मुकाबला लिंग जुन के साथ होगा, इसी तरफ से ज़ाओची का मुकाबला लिंग जी के साथ होगा। लिंग जुन के डैड उसे कहते हैं मुझे लगता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये अपनी पावर्स को छुपा रही है, तुमने देखा यहाँ पर इसने जाओ कोंगली की बॉडी के अंदर कोल्ड ऑरा को छोड़ दिया और उसे पता भी नहीं चला। इसका मतलब तो ये है स्पिरिट प्रोफाउंड राम में नहीं है बल्कि ये भी अर्थ प्रोफाउंड राम में और ये अपनी एनर्जी को यहाँ पर हाइड कर रही है। कल जब तुम्हारी इसके साथ फाइट होगी तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ एहतियात के साथ फाइट करो क्योंकि इस लड़की की एज तुमसे कम है लेकिन इसका एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा और इसके पास स्ट्रेंथ भी तुमसे बहुत ज्यादा है। जुनमा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो जल्दी से अपने जीजा जी को गले से लगा लेता है और बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मेरी जिसने इस मैच को जीत लिया है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जी कहता है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिया किंगजू इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वो अपने इतने पावरफुल अपोनेंट को बड़ी आसानी के साथ हरा सकती है। वो मोली से कहता है मोली तो क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी कि इसके पास जो स्पेशल बॉडी है डिवाइन बॉडी उसका क्या मतलब है, और तुमने कहा कि इसके पास 9 प्रोफाउंड एग्जीक्यूट बॉडी है उसका मतलब क्या है। उसे कहती है अच्छा ठीक है तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें इस बारे में बता देती हूँ। वो सिर्फ ये करके बताती है कि इसके पास जो स्पेशल चीजें हैं उसका मतलब क्या है। वो से कहती है इसके पास नो ग्लेज ग्लास हार्ट है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ माइंड है, इसका मतलब ये है किसी भी चीज को बड़ी आसानी के साथ कंप्रीहेंड कर सकती है। इसका माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये किसी भी स्पेशल आर्ट को बहुत ही आसानी के साथ कंप्रीहेंड कर सकती है। ना सिर्फ इसको कंप्रीहेंशन पावर मिलती है बल्कि इसकी सोल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो इसकी एज काफी ज्यादा कम है, यानी ये सिर्फ अभी 17 साल की है। जब इसकी एज आगे बढ़ेगी तो इसका जो ग्लेज्ड हार्ट है ये इसको और भी ज्यादा कंप्रीहेंशन एबिलिटी देगा और इसकी सोल स्ट्रेंथ
थोड़ा ज्यादा बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि इस लेवल तक पहुंच जाएगी ये किसी भी चीज को देखकर उसके अंदर अच्छाई और बुराई को पहचान पाएगी। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी मिस्ट्रीज को ये खुद से अनलॉक कर पाएगी। इसके अलावा मैंने कहानियों में सुना है कि जिनके पास हार्ट ऑफ स्नो ग्लेज ग्लास होता है वो लोग बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, उनके ऊपर हीवंस की ब्लेसिंग्स होती है। तब उनको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो हीवंस आपको उसके बदले में सजा देगी अगर वो लड़की खुद आपको सजा नहीं देती। बात इसके पास जो 9 परफॉर्म्ड एग्जीक्यूट बॉडी है उसके बारे में अगर किसी को नहीं पता चले तो उतना ही बेहतर है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि इसके पास ये वाली स्पेशल बॉडी है तो सभी लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे, इसके दुश्मन बन जाएंगे, सभी लोग इसके पास से ये चीज हासिल करना चाहेंगे। अपनी जिंदगी के बाकी के एक भी दिन को आराम से गुजार नहीं पाएगी। 9 परफॉर्म्ड एग्जीक्यूट बॉडी होने का मतलब यह है कि इसकी बॉडी के अंदर पूरी एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो कि लिमिटलेस है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है और वो इस एनर्जी को यूज कर सकती है, एंडलेस एनर्जी। क्या तुम इस बात का मतलब समझ रहे हो? ये किसी भी मार्शल आर्ट्स के स्किल को यूज कर सकती है बिना थके और इसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सारे लोग होते हैं जो कि सिर्फ कुछ ही कल्टीवेशन टेक्निक्स को मास्टर कर पाते हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जितनी इसके पास एनर्जी है इस एनर्जी को यूज करते हुए किसी भी मार्शल आर्ट्स के स्किल को आसानी के साथ मास्टर कर सकती है। उनके पास 9 परफॉर्म्ड एग्जीक्यूट बॉडी होती है तो उनको मैं ग्रेटेस्ट से भी ग्रेटेस्ट कहूंगी और सभी लोग इसके खिलाफ क्यों हैं मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। क्या आखिर सभी लोगों को इस बारे में पता चल गया कि इसके पास 9 परफॉर्म्ड एग्जीक्यूट बॉडी है तो ये खतरे में क्यों पड़ जाएगी? क्योंकि जिसके पास ये 9 एग्जीक्यूट परफॉर्म्ड बॉडी होती है ये अपनी पावर को किसी दूसरे के अंदर भी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए उसके साथ इंटरकोर्स करना पड़ेगा। अगर तुम अपनी जिन और जैंग को उसकी बॉडी के साथ मिला देते हो यानी कि तुम उसके साथ सोते हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर भी 9 परफॉर्म्ड एग्जीक्यूट बॉडी का कुछ हिस्सा आ जाएगा और तुम अपनी एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बना लोगे। इसी वजह से अगर किसी को पता चल गया तो सभी लोग इसके पीछे चल लग जाएंगे ताकि वो इसके साथ सोकर इसकी 9 एग्जीक्यूट परफॉर्म्ड बॉडी को हासिल कर सके। साउची ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। जब से मौली ने उसे ये सारी बात बताई है तो साउची रात के वक्त चलते हुए इसी बारे में सोच रहा होता है। साउची कहता है अगर किसी को 9 परफॉर्म्ड एग्जीक्यूट बॉडी के बारे में पता चल गया तो किंगजू की जिंदगी बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी और सभी लोग उसे किडनैप करके उसके साथ ये सब कुछ करना चाहेंगे। साउची कहता है मुझे एक बात की समझ नहीं आई, मौली के मुताबिक ये सारी की सारी स्पेशलिटीज ये डिवाइन लोगों के अंदर होती है और उसके अलावा जुनपा के पास जो स्पेशल वेन्स है वो भी डिवाइन लोगों के पास होती है। इनका फादर तो एक आम सा क्लैन मेंबर है, इसकी मदर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, हो सकता है कि इसकी माँ कोई डिवाइन गॉडेस हो, इस वजह से इसके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। साउची चलता हुआ सीधा फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के बाहर पहुंच जाता है। हमारा साउची जहाँ पर किंगजू से नहीं बल्कि लिटिल फेरी से मिलने के लिए आया है तो वो वहीं पर बाहर से उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है ब्लू विंड परफॉर्म्ड पैलेस का युंची जहाँ पर लिटिल फेरी से मिलने के लिए आया है कि आपने दिन के वक्त मेरी जान बचाई थी तो मैं यहाँ पर पर्सनली थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। इसी वक्त उसे वहाँ पर काफी ज्यादा कोल्डनेस महसूस होती है। किंगजू वहाँ पर अपीयर होती है और उसे कहती है मास्टर जून आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? मास्टर ने आपकी बात सुन ली है इसलिए आप अब यहाँ से जा सकते हैं, आपको यहाँ पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। कि हमारी मास्टर को ज्यादा लोगों से बात करने की आदत नहीं है, वो हमेशा अकेले में रहती है और कल्टीवेट करना पसंद करती है। साउची उसे कहता है किंगजू मेरी बीवी मैं यहाँ पर तुम्हें 2 चॉइसेस देने वाला हूँ, या तो तुम मुझे यहाँ पर हस्बैंड कहकर पुकारो या फिर तुम मुझे मेरे नाम से पुकारा करो, तुम मुझे सर मत कहो। तुमने कभी किसी वाइफ को देखा है जो कि अपने हस्बैंड को सर जुंची कह रही हो? किंगजू से कहती है ठीक है मैं तुम्हें हस्बैंड तो नहीं कह सकती तो फिर तुम्हें आज के बाद मैं जुंची ही कहूंगी। साउची उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो, तुम काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हो, हमेशा ही मेरे साथ इसी तरह किया है, शादी के बाद से तुम्हारा रवैया इसी तरह रहा है और तुम बहुत ज्यादा डल हो चुकी हो। साउची उसे कहता है किंगजू तुम तो इस बार के टूर्नामेंट में छा गई हो, तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगी क्योंकि कल के सेमीफाइनल को जीतने के बाद तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। किंगजू से कहती है मैं तुम्हें भी बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि तुम तो पहले क्रिपल हुआ करते थे, तुम्हारी कल्टीवेशन इस हद तक बढ़ चुकी है, अब तुम उन लोगों को दिखा सकते हो कि जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे उन सभी को तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि तुम भी इस लायक हो कि उन सभी के मुंह बंद करवा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 73 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 74 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था साउची लिटिल फेरी से मिलने के लिए उनके परफॉर्म पैलेस के बाहर जाता है तो वहां पर किंगजू से मिलती है और किंगजू उसके साथ बात कर रही होती है। साउची किंगजू से कहता है प्लीज जाकर लिटिल फेरी से कहो कि मैं उससे मिलने के लिए आया हूं, मैं पर्सनली मिलकर उसको थैंक यू बोलना चाहता हूं, मेरा उससे मिलना काफी ज्यादा जरूरी है। किंगजू से कहती है नहीं मैंने तुम्हें कहा ना कि हमारी सीनियर मास्टर किसी से भी नहीं मिलती, वो कभी भी किसी से नहीं मिलती, वो हमेशा अकेले में बैठकर सेक्युलेशन में प्रैक्टिस करती है और कल्टीवेट करती है। जाओ जहां से चले जाओ, जाकर कल के टूर्नामेंट की तैयारी करनी चाहिए, कल सुबह तुम्हारा मैच है। उसी वक्त सीनियर मास्टर किंगजू से कहती है किंगजू इस लड़के को अंदर आने दो। किंगजू इस बात से काफी हैरान होती है और उसे कहती है ठीक है मास्टर मैं इसे लेकर आ रही हूँ। साउची से कहती है साउची चलो मेरे साथ आओ और वो साउची को अपने साथ लेकर रूम के अंदर आ जाती है। साउची भी सोच रहा होता है लगता है कि लिटिल फेरी के पास अभी मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हैं और वो मुझे देखना चाहती है इसलिए उसने मुझे अंदर बुलाया है। तो साउची दरवाजा खोलता है और जल्दी से अंदर आ जाता है। लिटिल फेरी सामने खड़ी होती है, वो उसे कहती है लड़के क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें मिलने के लिए क्यों बुलाया है? साउची से कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी, इसलिए तुमने मुझे जहाँ पर बुलाया है क्योंकि तुम मुझे मिस कर रही थी। लास्ट टाइम हम एक दूसरे से जुदा हुए काफी दिन हो चुके हैं, इसी वजह से तुम मुझे देखना चाहती हो। तब लिटिल फेरी गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैं ये बताने के लिए जहाँ पर बुलाया है कि हम दोनों के दरमियान में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। तुमने वहाँ पर मेरी जान बचाई थी थैच वैली में और जहाँ पर मैंने तुम्हारी जान बचा दी, अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है, हम दोनों का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसलिए आज के बाद से हम दोनों कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हैं और मुझे अपनी शक्ल भी दिखाई मत देना। साउची जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो, मुझसे झूठ बोल सकती हो, तुम अपने दिल से झूठ कैसे बोलोगी? मुझे पता है कि तुम हिमनली स्वॉर्ड विला में किस लिए आई हो, तुम यहाँ पर मुझे देखने के लिए हिमनली स्वॉर्ड विला में आई हो और तुमने जहाँ पर मेरी मदद भी की जब वहाँ पर हिमनली बर्निंग सेक्टर के मास्टर मुझे मारने वाले थे, बाकी कोई भी मेरी मदद करने के लिए वहाँ पर नहीं आया, लेकिन तुम मुझे बचाने के लिए वहाँ पर आई और तुमने मेरी जान बचा ली क्योंकि तुम मुझे बचाना चाहती थी। साउची जल्दी से आगे
पड़ता है और उसे पीछे वाली साइड से लिपट जाता है। जाओची कुछ ज्यादा ही ठरकी किस्म का इंसान है। हालांकि ये सिर्फ अभी 17 साल का बच्चा है और एक आंटी के साथ लिपटा हुआ है, जो तो बहुत ज्यादा गलत है। जाओची उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि तुम अपने फ्रोजन क्लाउड पैलेस को छोड़ दो सिर्फ एक लड़के के लिए। इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ, मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। तुम्हें बस इस बात को एक्सेप्ट करना है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है। जाओची उसके कंधे पे किस करता है और कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मैं तुम्हें फ्रोजन क्लाउड पैलेस से बाहर निकाल लूंगा। रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं मैं सारी की सारी पार करके तुम्हें अपना बना लूंगा, क्योंकि आज के बाद तुम ना सिर्फ फ्रोजन क्लाउड पैलेस की चुई यूचैन हो, बल्कि आज के बाद तुम एक लिटिल फेरी हो जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ठीक है, साथ ही लिटिल फेरी गुस्सा हो जाती है और उसे अपनी प्रोफाउंड एनर्जी के साथ बाहर की तरफ धक्का दे देती है और वो दरवाजे से बाहर गिरता है। तो बाहर जैसे वो गिरता है तो ऊपर उसकी बीवी किंगजू खड़ी होती है। किंगजू से कहती है, तो क्या तुमने मेरी सीनियर मास्टर को गुस्सा दिला दिया जिसकी वजह से उसने तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दिया है? जाओची उसे कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने उसे गुस्सा नहीं दिलाया, उसने तो बड़े प्यार के साथ मुझे उठाकर बाहर फेंका है। जाओची उठने के बाद किंगजू से कहता है, किंगजू मेरी वाइफ, मुझे ये बताओ क्या तुमने इन दोनों चीजों के बारे में सुना है? तुमने हार्ट ऑफ स्नो ग्लेज ग्लास के बारे में सुना है और 9 परफाउंड एग्जीक्यूट बॉडी के बारे में सुना है? किंगजू से कहती है, नहीं मैंने इनके बारे में कभी भी नहीं सुना, ये क्या चीजें हैं, मैंने तुझे नाम भी नहीं सुने। जाओची उसे कहता है, नहीं ये कुछ भी स्पेशल नहीं है और आज के बाद इनका नाम भी मत लेना। उम्मीद करता हूँ कि कल की फाइट में तुम लिंगजुन से मैच को जीत जाओगी ताकि हम दोनों फाइनल में एक दूसरे से फाइट कर सकें। यहीं पर स्काई परफाउंड लेजेंड से जो मास्टर आया हुआ है उसको भी दिखाते हैं। वो अपने रूम में बैठा होता है, वहाँ पर अपने ट्रांसमिशन जेट को यूज करते हुए किसी यंग मास्टर से बात कर रहा होता है। यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर उसको ढूंढ लिया, मैंने 9 परफाउंड एग्जीक्यूट बॉडी वाली एक लड़की को ढूंढ लिया है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे, जिसके बारे में आपने भी सुना था कि जहाँ पर एक 9 एग्जीक्यूट बॉडी वाली लड़की है। फाइनली वो अपीयर हो चुकी है। हालांकि उसने अभी तक अपनी रियल स्ट्रेंथ को शो नहीं करवाया, लेकिन मुझे अंदाजा है, मुझे थोड़ा बहुत शक है कि ये वही लड़की है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको उस लड़की में इंटरेस्ट है या नहीं? यंग मास्टर से कहता है, मास्टर लिंग अगर तुम वाकई में सच कह रहे हैं और उस लड़की के पास 9 हीवनली परफाउंड बॉडी है, फिर आपको मुझसे जो भी चाहिए होगा मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। आपको जो चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको बस वो लड़की मेरे पास डिलीवर करनी है। मास्टर लिंग भी आगे से बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते। वो उसे कहते हैं, मुझे 1500 ग्राम ऑफ पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल्स चाहिए, बदले में वो लड़की आपके पास डिलीवर कर दूंगा। दूसरा यंग मास्टर से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए इसका बंदोबस्त कर दूंगा, मुझे सिर्फ 2 साल चाहिए। 2 साल के अरसे में तुम्हारे लिए 1500 ग्राम इसके इकट्ठे कर दूंगा। इसके बदले में तुम्हें वो लड़की मेरे तक पहुंचानी होगी। जब टाइम आएगा वो लड़की मुझे दे देना। साथ ही वो कॉल को काट करता है। मास्टर लिंग कहता है, इस लड़की के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि रिकॉर्ड्स में लिखा गया है। लगता है कि इसके पास 9 परफाउंड एग्जीक्यूट बॉडी है। यहाँ पर आना बिल्कुल बेकार नहीं रहा, मैंने यहाँ पर आने का फैसला ठीक किया था। सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन लिंगजी और जाओची के दरमियान में फाइट होने वाली है। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, एक तरफ जो कंपटीटर है वो अपनी कल्टीवेशन में इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा लोएस्ट कल्टीवेशन वाला बंदा है, जबकि दूसरी तरफ जो कंपटीटर है एज के लिहाज से बाकी सभी से लोएस्ट एज ग्रुप में है, क्योंकि उसकी उम्र अभी 15.5 साल है। देखते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। लिंगजी काफी ज्यादा खुश होता है और जाओची से कहता है, बॉस मैं इस दिन का तो काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था। लास्ट टाइम तुमने मुझे हरा दिया था और मुझे तुम्हें बॉस कहना पड़ा, लेकिन मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हूँ। जाओची से कहता है, तुम इस तरह सेटिस्फाई क्यों नहीं हो? लास्ट टाइम मैंने तुम्हें हराया था और तुमने मुझे बॉस भी कहा था, क्या तुम अभी भी अपने बॉस को हराना चाहते हो? लिंगजी जल्दी से अपने पास से अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है, बॉस मैं जहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए तुम्हें हराने की कोशिश करूंगा, सभी लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और साथ ही हम लोग जहाँ पर उन कंडीशंस को रिवाइव करने वाले हैं। मैं फुल स्ट्रेंथ से अगर फाइट करके तुम्हें हरा देता हूँ तो फिर मुझे तुम्हें बॉस कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम मेरे लिटिल ब्रदर बन जाओगे। अगर तुम मुझे फिर भी यहाँ पर हरा देते हो तो मैं सारी जिंदगी के लिए तुम्हें अपना बॉस मान लूंगा। मुझे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को ही यूज करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें हरा नहीं सकता तो फिर मुझे तुम्हारा बॉस कहलाने का कोई भी हक नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी से अपनी तलवार निकालो, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। जल्दी से अपने पास एक स्पेशल वेपन निकालता है और वो स्पेशल वेपन स्काई लेवल का एक वेपन होता है। स्पेशल तलवार को सेलेस्टियल जैंग स्वॉर्ड कहा जाता है। वो जाओची से कहता है, तो आ जाओ। तो जाओची भी अपनी बड़ी सी क्लोसल स्वॉर्ड को निकालता है और तलवार को घुमाते हुए इसके ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर जबरदस्त फायर अटैक होता है और एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। लिंगजी के फादर दूर खड़े सब कुछ देख रही होती है और कहती है, लिंगजी तो यहाँ पर वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, वो अपनी फुल पावर को रिलीज कर रहा है। लगता है कि उसे जाओची के साथ ये फाइट वाकई में करनी थी। फादर कहते हैं, लेकिन अगर लिंगजी यहाँ पर इस लड़के के हाथों से हार जाता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाएगा। वो अभी छोटा है और इसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है, लेकिन इसकी वजह से मैं उसे हारने नहीं दे सकता। हमें यहाँ पर सब कुछ करना होगा। वो अपने बड़े बेटे से कहते हैं, लिंगजुन तैयार रहना, अगर तुम्हें लगे कि लिंगजी यहाँ पर हार रहा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जो सेलेस्टियल जॉन स्वॉर्ड है वो तुम उसे दे दो। लिंगजुन अपने फादर से कहता है, ठीक है फादर मैं समझ गया। जाओची और लिंगजी दोनों ही अपनी अपनी तलवारों का वहाँ पर टकरा रहे होते हैं और एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे होते हैं। अभी देखने वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, लिंगजी तो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसने यहाँ पर सेलेस्टियल जैंग स्वॉर्ड को बहुत ही अच्छे से संभाला हुआ है, बल्कि ये इसकी 60% पावर को भी यूज कर पा रहा है। हालांकि इस लड़के की एज अभी काफी ज्यादा कम है। इसका मतलब तो ये है कि ये फ्यूचर में अपने बड़े भाई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। फाइट फिर से कंटिन्यू होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर जंप करते हुए स्लैशेस लगाते हैं और दोनों की स्लैशेस काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। उसके ऊपर कटल खाकर आगे बढ़ता है। उसी वक्त लिंगजी फिर से पीछे की तरफ से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जाओची फिर से घूमकर उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों एक दूसरे के अटैक्स को अवॉइड कर रहे होते हैं, बार बार एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं। लिटिल जी यहाँ पर अपने स्पेशल स्किल को यूज करता है, हीवंस माइट स्वर्ड फॉर्मेशन, जिसका नाम हीवन स्टार फ्रेंजी होता है। हमारा जाओची अपने स्पेशल स्किल फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार को यूज करता है। दोनों वहाँ पर अपनी एनर्जीज को टकराती हैं तो जबरदस्त पावर निकलती है। जाओची हीवन स्टार फ्रेंजी को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, जाओची भी किसी से कम नहीं है, इसने लिंगजी के अटैक को बड़ी आसानी के साथ ब्लॉक कर लिया है। मास्टर लिंग भी वहाँ पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। मास्टर लिंग कहता है, ये लड़का हालांकि इसकी कल्टीवेशन लेवल लो है, लेकिन क्योंकि ये लड़का एक भारी तलवार लेकर खड़ा है और इससे फाइट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके सामने टिक सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि जिसके पास भी एक भारी तलवार होती है वो दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। भारी तलवार किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। लिंगजी जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और ऊपर से जंप करने के बाद अपने एक स्पेशल स्किल, इसका नाम स्वर्ड बिलियंस ऑफ द एक्सट्रीम लाइटनिंग होता है, उसको यूज करते हुए नीचे की तरफ आता है। वो अपनी तलवार को जाओची के कंधे के अंदर दंसाने की कोशिश
करता है। हालांकि उसकी तलवार जाओची के कंधे के करीब पहुंचती है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर दंस नहीं पाती। जाओची कहता है ये पॉसिबल नहीं है, अपनी तलवार को मेरी बॉडी के अंदर नहीं दंसा पाएगा। जबकि लिंग जी भी इसी बारे में सोच रहा होता है कि मेरी तलवार इसकी बॉडी के अंदर दंस क्यों नहीं रही। इस अभी तक तो मेरी तलवार को उसके कंधे के अंदर चले जाना चाहिए था। इसकी स्किन इतनी ज्यादा हार्ड कैसे हो सकती है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इसने अपनी स्किन को बहुत सारे स्टील के साथ बहुत ज्यादा पावरफुल बना लिया हो। इसी वजह से मेरी तलवार इसकी बॉडी के अंदर नहीं जा पा रही। मेरे बॉस ने कौन सी कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर किया हुआ है? लगता है कि इसने किसी स्पेशल बॉडी आर्ट को मास्टर किया है। जब वो अपनी तलवार को जाओची की बॉडी के अंदर दंसा नहीं पाता तो जाओची अपनी बाई तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और लिंग जी उसके अटैक की वजह से पीछे की तरफ हट जाता है। लिंग जी के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। इस वक्त उसका बड़ा भाई लिंग जून उसके पास सेलेस्टियल जान स्वॉर्ड को फेंक देता है और उससे कहता है छोटे भाई इसको यूज करो। जल्दी से उस तलवार को भी कैच कर लेता है। तो अब लिंग जी के पास दो तलवारें हो गई हैं। एक सेलेस्टियल जान तलवार है, दूसरी सेलेस्टियल जैंग तलवार है। वो उन दोनों तलवारों को एक साथ यूज करने वाला है और दोनों स्काई राम के स्पेशल वेपन्स हैं। लिंग जी जाओची से कहता है वो सब मेरे हाथ में दो वेपन्स हैं और ये दोनों ही वेपन्स स्काई परफॉर्म राम के वेपन्स हैं। अब अगर मैं इस दोनों वेपन्स को यूज करते हुए बॉस तुमसे जीत भी जाता हूँ, इस जीतने में कोई भी ग्लोरी नहीं है, मुझे जीत का कुछ ज्यादा मजा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा। मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ तुमसे फाइट करके तुम्हें हराना चाहता हूँ ताकि मुझे बाद में इस बात का पछतावा ना हो। मैंने जिस बंदे को बॉस कहा था कि वो तो इस लायक भी नहीं है कि मुझसे फाइट नहीं कर पाया, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मेरा बॉस बहुत ज्यादा अमेजिंग है और मुझे इस फाइट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जाओची लिंग जी से कहता है किसी स्काई परफॉर्म ड्राम के एक वेपन को यूज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तुमने यहाँ पर दो वेपन्स को एक साथ यूज करने का फैसला किया है। अगर तुम इन दोनों वेपन्स की फुल स्ट्रेंथ को एक साथ निकाल पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तुम्हारी एबिलिटी को शो करवाएगा। चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर जीता है। चलो मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाओ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 74 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों में से कौन इस फाइट को जीतेगा और कौन फाइनल्स में जाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 75 के साथ हाजिर हो। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से करेंगे जहां पर हम पिछले एपिसोड का एंड किया था। जाओची लिंग जी से कहता है चलो ठीक है अपनी दोनों तलवारों को यूज करते हुए मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाओ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो दोनों फिर से फाइट को स्टार्ट करते हैं। लिंग जी अपनी तलवार को घुमाते हुए काफी सारी एनर्जी के साथ जाओची के ऊपर अटैक करता है, जबकि जाओची अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी एनर्जी के अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है। जाओची कहता है इसके पास जो तलवारें हैं वो दोनों स्काई परफॉर्म ड्राम के वेपन्स हैं। इसके पास एक तलवार थी तब ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अब दूसरी तलवार के साथ इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लिटिल जी वहां पर फिर से अपने एक स्पेशल मूव हीवंस माइट एब्सोल्यूट स्वॉर्ड को यूज करता है। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। एक डबल स्लैश होती है क्योंकि वो दोनों तलवारों को यूज कर रहा है। तो जाओची फिर से अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। जाओची कहता है स्वॉर्ड विला के जीनियस तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनके पास वेपन्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जाओची उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उसकी तलवार के अंदर क्रैक पड़ जाता है और वहीं से उसकी बड़ी तलवार टूट जाती है। जाओची भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं जाओची के पास जो उसकी जायंट स्वॉर्ड थी वो तो टूट गई है। इसका मतलब इस फाइट का नतीजा निकल चुका है। ये फाइट जाओची हार चुका है। जब उसकी तलवार ही टूट चुकी है तो इसका मतलब वो इस फाइट को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो फादर भी वहां पर खड़े जाओची की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं इस लड़के ने अपनी बड़ी हैवी तलवार को यूज करते हुए लिंग जी के स्पेशल अटैक को ब्लॉक कर लिया। हालांकि वो दो तलवारों को यूज कर रहा है। जुन कहता है डैड मैं भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हूँ। लिंग जी यहाँ पर दो तलवारों को इकट्ठा यूज नहीं कर रहा होता तो वो तो कभी भी इस मैच को जीत नहीं सकता था। जाओची उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़ूरो भी रोना शुरू कर देती है और जाओची से कहती है ब्रदर जुन जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम इस फाइट को सरेंडर कर दो। तुमने पहले यहाँ पर बहुत कुछ कर दिया है, तुम वैसे भी थर्ड रैंकिंग के ऊपर तो आ चुके हो। लिटिल जी जाओची से कहता है बॉस प्लीज मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर तुम्हारी तलवार को नहीं तोड़ा, मेरी वजह से तुम्हारी तलवार टूट गई है। कैसा रहेगा कंपटीशन के खत्म होने के बाद मैं अपनी स्वॉर्ड विला के वेपन एरिया से तुम्हें एक स्पेशल वेपन दे दूं। जाओची से कहता है तुम्हें यहाँ पर मुझसे अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी गलती है कि मैं अपनी तलवार को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं इसका ध्यान नहीं रख पाया। वहीं पर नीचे बैठ जाता है, अपनी टूटी हुई तलवार के टुकड़ों से कहता है पुराने दोस्त अब तुम आराम से यहाँ पर रेस्ट करो, तुमने मेरा बहुत ही अच्छे से साथ दिया है, इसी वजह से तुम यहाँ पर फ्रैक्चर हो गए हो, लेकिन मुझे इस बैटल को तुम्हारे लिए जीतना पड़ेगा, मैं इस फाइट को जीतूंगा, तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। तो जाओची जैसी तलवार के टूटे हुए टुकड़े के ऊपर हाथ लगाता है तो वो टुकड़ा जो कि हैंडल वाला उसके अपने हाथ में होता है उसके अंदर से बहुत ही ब्लैक कलर की एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। जाओची कहता है ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है। सभी लोग कहते हैं क्या इसकी तलवार के पास अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है। जाओची कहता है मुझे समझ आ गई, हालांकि मेरी तलवार टूट चुकी है लेकिन इस तलवार की फाइट करने की विल अभी भी टूटी नहीं है। ये फाइट करना चाहती है, अपनी आखिरी फाइट को जीतना चाहती है कि ये एक प्रोटेक्टिंग स्वॉर्ड है, तुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगी। जाओची अपनी टूटी हुई तलवार से कहता है मैं इस फाइट को तुम्हारे साथ ही कंप्लीट करूंगा, उसी तलवार को यूज नहीं करूंगा। तो जाओची उसी तलवार को लेकर लिंग जी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा लिंग जी अपनी स्पेशल मूव फ्लोइंग लाइट स्लैश को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन जाओची का अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसकी तलवार के अंदर से उसकी अपनी एनर्जी निकल रही है। यहाँ पर ग्राउंड के सेंटर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं और कहते हैं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि जाओची की तलवार के टूटने के बाद उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो सभी लोग इस बात से भी हैरान होते हैं कि जाओची का लेवल तो ट्रू परफॉर्म के पीक पर है, यानी वो 10वें लेवल के ऊपर है, लेकिन फिर भी एक मॉन्स्टर की तरह उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। लिटिल जी पीछे हटने के बाद दोबारा से अपने हीवंस माइट एब्सोल्यूट स्वॉर्ड के मूव मून ब्रेक को यूज करता है। वो मून ब्रेक को यूज करते हुए जाओची पर अटैक करता है। जाओची कहता है पहले भी तुमने इसी मूव को यूज करते हुए मेरी तलवार को तोड़ा है, मैं दोबारा इसी मूव के साथ अपने आप को जख्मी कैसे होने दे सकता हूँ। अपनी तरफ से जब मून ब्रेक की स्लैश आ रही होती है जाओची अपनी तलवार को घुमाता है और यहाँ पर अपनी वुल्फ स्लैश को यूज करता है। जाओची से कहता है जैसा तुमने किया बिल्कुल वैसा मैं भी कर सकता हूँ। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी एनर्जी स्लैश को वहीं पर सेंटर से काट देता है।
लिंग जी के फादर जी देखकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी फैमिली का एक स्पेशल मूव है मून ब्रेक, इसने मून ब्रेक को इतनी आसानी के साथ कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वो सोच रहे होते हैं मेरा बच्चा तो इससे फाइट को नहीं जीत पाएगा, लिंग जी इस फाइट को पहले ही हार चुका है। लगता है कि लिंग जी अभी भी हार नहीं मानेगा, वो अपने नेक्स्ट मूव को यूज करने वाला है जिसमें वो अपनी सारी की सारी पावर को लगा देगा। जी वहाँ पर अपनी आखिरी मूव की तैयारी कर रहा होता है। वो जाओची से कहता है बॉस मैं चाहता हूँ कि तुम इस आखिरी मूव को अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ ब्लॉक करो, क्योंकि अगर तुम इसको ब्लॉक नहीं कर पाए तो तुम इस मूव के साथ मारे भी जा सकते हो। तो तुमने मेरे इस वाले स्टैक को ब्लॉक कर लिया तो मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हें बॉस कहूंगा, मैं अपनी सारी जिंदगी इस बारे में जरा भी नहीं पछताऊंगा कि मैंने तुम्हें बॉस कहने का फैसला क्यों किया। लिंग जी जल्दी से हवा में चला जाता है। वो अपनी जान और जैंग सेलेस्टियल वर्ड्स को यूज करते हुए बहुत सारी एनर्जी को एक्यूमुलेट करता है। फिर से अपने स्पेशल मूव हीवंस माइट एब्सोल्यूट वर्ड की फाइनल फॉर्म को यूज करता है और उसकी दोनों तलवारों के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और वो अपनी बड़ी सी तलवार के साथ जाओची के ऊपर अटैक करता है। उसी वक्त जाओची को के पास जो बड़ी तलवार होती है उसकी एक छोटी सी मेमोरी दिखाई देती है। जाओची कहता है तो मुझे दिखाई दिया है एक छोटी सी मेमोरी, लगता है कि ये तलवार की मेमोरी है, पहले मास्टर ने भी इसको लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही यूज किया था। लगता है कि ये तलवार बड़ी आसानी के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर सकती है, तो फिर ठीक है मुझे अपनी तलवार पर पूरा भरोसा है। लिंग जी अपनी दोनों तलवारों को मिलाकर अपने मूव को पावरफुल बना लेता है और जाओची की तरफ अपनी तलवार को आगे भेजता है। थोड़ी देर पहले जाओची को जो मेमोरी दिखाई गई थी उसमें उससे एक मूव दिखाया गया था। जाओची अपनी तलवार से कहता है मेरे पुराने दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे जो स्पेशल मूव दिखाया मैं उसी को यहाँ पर यूज करूंगा और मैं स्पेशल मूव को ओवरलॉर्ड फ्यूरी का नाम दूंगा। एक तरफ से लिंग जी की तलवार जाओची के पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही है जो कि एक फाइनल अटैक है, जबकि जाओची भी उसका फेस करने के लिए रेडी हो जाता है। लोग कहते हैं जाओची तो अटैक को ब्लॉक करने वाला है, तो क्या वाकई में उसको ब्लॉक कर पाएगा। जाओची अपनी टूटी हुई तलवार को घुमाता है और एक स्लैश लगाता है और अपने स्पेशल मूव ओवरलॉर्ड फ्यूरी को यूज करता है। जाओची का अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, दोनों की तलवारें वहाँ पर आपस में टकराती हैं और अरीना में एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। इसी एनर्जी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जी के पास जो उसकी जान स्वर्ड होती है वो जान स्वर्ड टूट जाती है। तभी देखकर बोसदा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के जाओची ने एक टूटी हुई तलवार को यूज करते हुए हमारी सेलेस्टियल जान स्वर्ड को तोड़ दिया है, ये लड़का तो वाकई में एक मॉन्स्टर है और ये कुछ भी कर सकता है। वहाँ पर धमाके के खत्म होने के बाद लिंग जी और जाओची एक दूसरे के आमने सामने खड़े होती हैं। लिंग जी अपने हाथ से अपनी दोनों तलवारें फेंक देता है, फिर साथ ही वहीं पर बैठ जाता है और कहता है ठीक है बॉस मैं सरेंडर करता हूँ, दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम मुझे कभी भी हरा सकते हो, मैं तुमसे कभी जीत ही नहीं सकता। आंसर कहता है हिमली स्वर्ड विला के लिंग जी ने सरेंडर कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने फाइनल का पहला कंटेस्टेंट मिल चुका है। रियल फैमिली का जाओची फाइनल्स में जाएगा। तो जाओची आगे बढ़ता है लिंग जी से कहता है तो आप मुझे बताओ क्या आप तुम सेटिस्फाइड हो, क्या तुम मुझे बॉस कहोगे या नहीं। लिंग जी बॉस दा खुश होता है और उसे कहता है हाँ बॉस मैं तुम्हें अपनी सारी जिंदगी बॉस ही कहूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हें नहीं हरा सकता और तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तभी देखने वाले बॉस दा खुश होते हैं और कहते हैं आज की फाइट का तो मजा आ गया। एक तरफ से हमें हिमली स्वर्ड विला के यंग मास्टर को फाइट करते हुए देखने का मौका मिला और दूसरी तरफ से उसे हारते हुए देखने का मौका मिला। जाओची जैसे वहाँ पर अरीना से बाहर जाने लगता है तो लिंग वहाँ पर अरीना में आता है और उसे कहता है लड़के तुम्हारा नाम युंजी है, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके सामने झुकते हुए रिस्पेक्ट देता है और कहता है हाँ जी मेरा नाम युंजी है, तो क्या आपको मुझसे कोई बात करनी है। लिंग जाओची को यहाँ पर ओपनली ऑफर दे रही है। वो उसे कहती है क्या तुम हमारे माइटी हिमली स्वर्ड रीजन को ज्वाइन करना चाहोगे। हमारे सेक्टर में एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर हम लोग हैवी स्वर्ड्स रखते हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी भारी तलवारें हैं जो कि तुम्हारे काम आ सकती हैं, तो वहाँ पर जाना चाहो तो हम तुम्हें डायरेक्टली हैवी स्वर्ड डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। हमारे उस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं जो हैवी स्वर्ड्स को यूज किया करते थे वो बहुत ज्यादा कम रह गए हैं या फिर मर चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे हैवी स्वर्ड डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लो। जाओची जहाँ पर उनकी ऑफर को डिनाइड कर देता है। वो उनसे कहता है नहीं मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आपकी ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर फिलहाल के लिए यहाँ पर इंपीरियल फैमिली में बहुत सारे ऐसे काम है जिन्हें मुझे पूरा करना है, मैं इंपीरियल फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकता। मास्टर लिंग अपने पास एक साउंड ट्रांसमिशन जेट उसकी तरफ फेंकते हैं और कहते हैं लड़के तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, ना तो तुम एटीट्यूड वाले हो ना ही एरोगेंट हो, मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हो। इस टोन को अपने पास रखो, अगर कभी तुम्हारा इरादा बदले तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें अपने माइटी हिमली स्वर्ड रीजन में ले जाऊंगा। जाओची अरीना से बाहर आ जाता है। ज़ूरो से कहती है ब्रदर युंजी मुझे बताओ तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, क्या तुम ठीक हो। जाओची से कहता है सीनियर सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस छोटी मोटी चोटें हैं क्योंकि रात को आराम करने के बाद खुद ही ठीक हो जाएंगी। शिव किन भी वहीं पर होते हैं। वो जाओची से कहते हैं लड़के मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई बहुत ही बड़ी वजह होगी जिसकी वजह से तुमने माइटी स्वर्ड रीजन को ज्वाइन करने से मना कर दिया है, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी वजह है। जाओची उसी वक्त सिस्टर ज़ूरो का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है मेरे पास एक बहुत बड़ी वजह है जिससे मैं किसी दूसरे सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकता, जब ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली में ही रहना है कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मिलियन टाइम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी बड़े सेक्टर को ज्वाइन करने से। ज़ूरो भी ये बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराना शुरू कर देती है। ये तो समझ नहीं आती जाओची असल में है किसके साथ। ये ज़ूरो के साथ यहाँ पर ठग जा रहा होता है, तो कभी ये वहाँ पर जाकर लिटिल फेरी जो कि इससे बहुत ज्यादा बड़ी है उसके साथ लगा होता है, कभी ये अपनी वाइफ को भी वाइफ कह रहा होता है। यहीं से हमारा सेकंड सेमीफाइनल स्टार्ट होने वाला है। सेकंड सेमीफाइनल हिमली स्वर्ड विला के नंबर 1 डिसाइपल यानी कि यंग मास्टर लिंग जुन के दरमियान में होने वाला है, जो कि दूसरी तरफ से किंग जू होगी उनकी की वाइफ। लिंग जुन एरिना में चला जाता है और उसके फादर उसे अपनी तलवार देते हैं इस फाइट के लिए। किंग जू की सीनियर मास्टर से कहती है किंग जू जाओ जाकर इस फाइट को पूरा करो, तुमने इस लिंग जुन को यहाँ पर इस फाइट में हरा दिया तो हम लोग इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे क्योंकि जाओची को हराना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जुन जल्दी से एरिना में चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद अनाउंसर कहता है तो एक तरफ से हिमली स्वर्ड विला का लिंग जुन है जो कि पिछली बार के टूर्नामेंट में फर्स्ट रैंकिंग पर था, दूसरी तरफ से एक नई लड़की है जिसकी उम्र इससे कम है, फ्रोजन क्लाउड पैलेस की किंग जू है। जैसे वहाँ पर मैच को स्टार्ट करने का कहा जाता है किंग जू बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार लेकर लिंग जुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि लिंग जुन वहीं पर खड़े खड़े स्पेशल मूव को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। देखने वाले कहते हैं कि लिंग जुन इस लड़की को हराना नहीं चाहता, इसी वजह से इसने पहले इसके ऊपर अटैक नहीं किया, ये सिर्फ इसके अटैक को ब्लॉक कर रहा है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 75 को एंड करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से हम लोग फाइट को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में से इस फाइट को कौन जीतेगा और आखिर फाइनल में कौन दोनों फाइट करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची की वाइफ किंगजू और लिंगजुन के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों वहां पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किंगजू बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो सभी लोग कहते हैं किंगजू यहाँ पर पहले अटैक क्यों नहीं कर रहा, जबकि लिंगजुन का कल्टीवेशन लेवल किंगजू से ज्यादा है। लगता है कि वो इसके लड़की होने की वजह से वो उसे एक मौका दे रहा है, वो डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा। तो लिंगजुन वहां पर अपनी तलवार को सामने करते हुए किंगजू के अटैक को ब्लॉक करता है। साथ ही उसे भी महसूस हो जाता है कि यहाँ पर इसके अटैक्स को सिर्फ ब्लॉक करने से काम नहीं चलेगा। वो किंगजू से कहता है लिटिल फेरी प्लीज मुझे माफ करना, पर मुझे ये करना पड़ेगा। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ किंगजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है। तो अपनी तलवार के साथ उसके बाजू के ऊपर कट लगाता है। हालांकि उसके बाजू के ऊपर कट तो नहीं लगता, लेकिन उसके बाजू के ऊपर से कपड़े कट जाते हैं। साथ ही उसके चेहरे के ऊपर से उसका नकाब भी गिर जाता है। जैसे उसका नकाब गिरता है तो वो नीचे से बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। सभी देखने वाले उसे देखकर ब्लश करना शुरू कर देते हैं और कहती है ये लड़की तो एक गॉडेस है। किंगजू भी जल्दी से अपना नकाब दोबारा से लगा लेती है, जबकि लिंगजुन की तरफ भी दिखाती है। लिंगजुन भी उसकी तरफ देख रहा होता है, लेकिन साथ साथ वो भी बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। किंगजू वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। किंगजू के पास भी उसकी मास्टर ने उसे एक नेकलेस दिया है जो कि उसकी पावर्स को सप्रेस करने के लिए है। वो अपने नेकलेस को यूज करते हुए अपनी पावर्स को इंक्रीज करती है। वो लिंगजुन से कहती है मास्टर जून आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी बॉडी के ऊपर कट नहीं लगाया, लेकिन अब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाली हूँ और आपको भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। ऐसी वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है। सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस एनर्जी तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कि इसने यहाँ पर अपनी पावर्स को कंसील किया हुआ था। हमें तो लगा स्पिरिट राम के 9th लेवल पर है, लेकिन ये तो अर्थ परफॉर्म राम पर है। ये लिंगजुन के बराबर है। दोनों ही कल्टीवेशन लेवल इस वक्त बिल्कुल सेम है। लिंगजुन फिर से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए हिमनली स्वर्ड ऑफ एक्सट्रीम लाइटनिंग मूव को यूज करता है, जबकि हमारी किंगजू भी अपने पास से एक स्नो फ्लावर रिबन निकालती है। वो बहुत सा स्पेशल रिबन होता है। वो उसे कहती है तुम्हें पता है कि ये स्नो फ्लावर रिबन किससे बना हुआ है? इस फिनिक्स की सोल का एक छोटा सा टुकड़ा इस रिबन के अंदर कैद है, जो कि इसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है। तो वो अपने रिबन को सामने करते हुए लिंगजुन के अटैक को ब्लॉक कर लेती है और बड़ी आसानी के साथ ब्लॉक कर लेती है। साथ ही वो लिंगजुन को बताती है स्नो रिबन को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। सभी देखने वाले कहते हैं इसने इस रिबन को 70% तक कंट्रोल किया और इसकी पावर्स को एग्जिबिट किया। इसका मतलब यह है कि ये लड़की एक ट्रू जीनियस है। लिंगजुन फिर से ऊपर की तरफ जंप करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे वो नीचे की तरफ आ रहा होता है हमारी किंगजू के ऊपर अटैक करने के लिए। तो किंगजू वहीं पर खड़ी खड़ी अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम आइस लोटस प्रिजन होता है उसको यूज करती है। इससे हमारे लिंगजुन को आगे बढ़ने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। वो भी वहीं पर अपने एक नए मूव को यूज करता है जिसका नाम हीवंस माइट एब्सोल्यूट वर्ड होता है। अपने स्पेशल मूव के साथ किंगजू के ऊपर अटैक करता है, जबकि किंगजू भी अपनी तरफ से सामने की तरफ से एक स्पेशल मूव को यूज करती है। इसका नाम रॉम ऑफ द हीवनली स्नो इन्वोकेशन होता है। वो सामने की तरफ काफी सारी आइस एनर्जी को रिलीज करती है। तो वहां पर एरिना में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि दोनों तरफ से बहुत ज्यादा पावर्स रिलीज हो रही होती हैं। किंगजू के फाइनल अटैक के वहां से हटने के बाद दिखाते हैं लिंगजुन पीछे की तरफ गिर जाता है। वो उड़ता हुआ पीछे गिरता है और वहीं पर भारत से अपने आप को संभालता है। इस वक्त उसके फादर उसकी तरफ एक स्वर्ड फेंकते हैं और कहते हैं बेटे इस तलवार को यूज करो। आज हमारा हीवनली स्वर्ड विलर यहाँ पर हार नहीं सकता। मेरा छोटा बेटा पहले से मैच को हार चुका है, तुम भी यहाँ पर इस मैच को नहीं हारोगे। जल्दी से तलवार को अपने हाथ में पकड़ लेता और कहता मेरे पास 2 तलवारें हैं। हालांकि ये दोनों स्पिरिट राम की तलवारें हैं, लेकिन मुझे तुमसे फाइट करने के लिए इनको यूज करना पड़ेगा। लिंगजुन वहाँ पर उन दोनों तलवारों को हाथ में पकड़ती है, अपने स्पेशल मूव को यूज करता है जो कि डॉपलगैंगर टेक्निक होती है। इसकी डॉपलगैंगर टेक्निक को यामसी टेक्निक नहीं है। जब ये यहाँ पर अपने डॉपलगैंगर क्रिएट करता है तो उसके डॉपलगैंगर में भी उतनी स्ट्रेंथ होती है जितनी कि उसके रियल में होती है। ताकि जब डॉपलगैंगर को क्रिएट किया जाता है तो दोनों की स्ट्रेंथ हाफ में बढ़ जाती है। ये वाला स्किल बहुत ज्यादा टायरिंग है और इसने अगर इस मैच को जीत लिया तो उसके बाद से काफी महीनों तक रेस्ट करना पड़ेगी। इसकी लिमिटेशंस भी है। ये अपने स्किलोन के साथ सिर्फ 1 घंटे तक यहाँ पर फायर कर पाएगा। किंगजू की मास्टर से कहती है किंगजू मुझे लगता है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तुम्हें यहाँ पर डोमेन को यूज करना पड़ेगा। तो किंगजू वहाँ पर अपनी मास्टर की बात सुनने के बाद अपनी फ्रोजन क्लाउड डोमेन को एक्टिवेट करती है। जैसे अपनी डोमेन को एक्टिवेट करती है अभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली एल्डर लिंक। वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़की तो वाकई में डोमेन की पावर को यूज कर रही है कि आइस डोमेन को सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जो कि एम्परर परफॉर्म ड्राम में हो, लेकिन इस लड़की के पास तो परफॉर्म ड्राम की स्ट्रेंथ है ही नहीं। फिर ये डोमेन की पावर कैसे यूज कर रही है? मुझे और भी ज्यादा कंफर्म हो गया है कि इस लड़की के पास 9 ह्यूमनली परफॉर्म एग्जीक्यूट बॉडी है। तो किंगजू जैसी वहाँ पर अपनी डोमेन की पावर को रिलीज करती है तो वो लिंगजुन को वहाँ पर उस डोमेन के अंदर फ्रीज कर देती है। फिर उसके ऊपर अटैक करती है जिससे वो पीछे गिर जाता है। तो गिरते ही लिंगजुन से कहता है ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ। लिंगजुन ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया। तो नाम सर कहता है लिंगजुन ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया है, जिसकी वजह से जिया किंगजू फाइनल के लिए क्वालिफाइड हो चुकी है। तो अब फाइनल मैच किंगजू और इंपीरियल फैमिली के युनची के दरमियान में होने वाला है। इस मैच के खत्म होने के बाद रात के वक्त किंगजू और उसकी मास्टर का सीन दिखाया जाता है। किंगजू की मास्टर किंगजू से कहती है मैं युनची को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जब वो बहुत ज्यादा डेस्परेट होता है और अपनी फुल पावर को रिलीज करता है तो उस वक्त वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज अच्छे से रेस्ट करो और कल उससे सही से फाइट करना, क्योंकि उससे फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है ठीक है मास्टर मैं पूरा ध्यान दूंगी। तो किंगजू की मास्टर लिटिल फेरी से कहती है मुझे तुमसे एक डाउट को क्लियर करवाना है। मुझे ये बताओ जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब मुझे लगा था कि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना, तुम अपनी पावर्स को अनलीश नहीं करना चाहती, ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी क्योंकि तुम्हें ये काम पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत ज्यादा पावर चाहिए। मुझे तुम बता सकती हो क्या है इसकी वजह क्या है, तुम्हें इतनी ज्यादा पावर क्यों चाहिए? किंगजू अपनी मास्टर को कहती है मास्टर क्या आपने कभी डोमेन ऑफ गॉड के बारे में सुना है? मेरी माँ को हमारे कबीले से निकाल दिया गया था, उसे फैमिली को छोड़कर जाना पड़ा, वो डोमेन ऑफ गॉड्स में चली गई है। मुझे लगता है कि जब मेरी परफॉर्म एनर्जी एक हाई लेवल तक पहुंच जाएगी तो मैं भी उस डोमेन में जा पाऊंगी। इस वजह से मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ और अपनी एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं राम ऑफ गॉड में जाकर अपनी मदर को ढूंढ सकूं। उसके मास्टर से कहती है चलो ठीक है फिर चल के रेस्ट करते हैं। फिर साथ ही वो सोच रही होती है ये डोमेन ऑफ गॉड कौन सी जगह है, मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह हमारे जाओची उसकी बीवी किंगजू के दरमियान में फाइट होने वाली है और जो फाइनल मैच होगा। जाओची अपनी वाइफ से कहता है किंगजू क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा क्यों लिया है? इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की मेरी 2 वजह है। पहली वजह तो ये है कि मैं अपनी सीनियर सिस्टर ज़ूरो के फादर के सपने को पूरा कर सकूं और दूसरी वजह मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मैं तुम्हें इस मैच में हरा दूंगा। और साथ ही हमारा जाओची अपने पास से अपनी तलवार निकालता है। जाओची ड्रैगन फॉल तलवार को निकालता है जो
जो कि उसने उस बड़े से दानव से ली थी। वाली स्वर्ड विला का यंग मास्टर लिंग जून जल्दी से अपने फादर से कहता है, फादर उसके पास जो बड़ी सी तलवार है उसे देखकर आपको नहीं लगता कि वो ड्रैगन फॉल्ट है? तो फादर उसे कहते हैं, हाँ ये ड्रैगन फॉल्ट ही है, लग तो बिल्कुल वैसी रही है। हमारे हिमालय स्वर्ड विला में भी एक हैवी स्वर्ड डिपार्टमेंट हुआ करता था और हमारे जो एल्डर थे उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को बचाने के लिए हमारे हिमालय स्वर्ड विला को छोड़कर डेथ वैली में जाने का फैसला किया। वो एक एडवेंचर पर चले गए, उन्हें ब्रेक थ्रू करना था और बहुत सारी हार्डशिप से गुजरना था, लेकिन उसके बाद से हमें कुछ भी पता नहीं है कि वहाँ से कहाँ पर चले गए। वो कभी लौटकर वापस नहीं आए। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी उसके मुताबिक उन्होंने वहाँ पर एक बहुत ही भारी तलवार देखी थी जिसको ड्रैगन फॉल्ट कहा जाता है। मुझे लगता है कि जो वही तलवार है और जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैंने सुना है कि जाउची भी डेथ वैली की तरफ गया था। 6 महीने से ये डेथ वैली में ही था। तो उन दोनों से कहता है, तो हम लोग यहाँ पर इंपीरियल फैमिली के जुनची और साथ में जिया किंगजू जो कि फ्रोजन पैलेस से है, उन दोनों के दरमियान में मैच को स्टार्ट करवाने वाले हैं, तो तुम दोनों फाइट कर सकते हो। इसी मैच स्टार्ट होता है। जाउची किंगजू से कहता है, किंगजू मेरी बीवी, तुम्हें पता है ना मैंने कल तुमसे क्या कहा था, अगर हम दोनों में फाइट होती है तो होल्ड बैक मत करना, क्योंकि मैं भी यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला हूँ। हमारा जाउची वहीं पर अपने सेकंड गेट बर्निंग हार्ट को एक्टिवेट कर लेता है, फिर साथ ही अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने स्पेशल मूव ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। किंगजू तो उसकी स्ट्राइक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेती है अपने स्नो रिबन को यूज करते हुए, और फिर साथ ही वो अपने स्नो फ्लावर रिबन को यूज करते हुए हमारे जाउची के ऊपर अटैक करती है, जबकि हमारा जाउची अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसका अटैक काफी पावरफुल होता है। जाउची पीछे हटने के बाद अपने स्टार स्कॉचिंग डीमन लोटस मूव को यूज करता है। वहाँ पर जबरदस्त डीमन फिनिक्स की फायर निकलती है जो उसकी फ्लेम्स को वहाँ पर ब्लॉक करती है, लेकिन साथ ही उसे सेंस होता है कि जो फिनिक्स की फ्लेम्स हैं। जाउची अपना अटैक करने के बाद काफी ज्यादा थका हुआ होता है। जाउची से कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करो। किंगजू से कहती है, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाली हूँ। जल्दी से ऊपर हवा में चली जाती है और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी फ्रोजन क्लाउड प्रोफाउंड आर्ट्स के 7th लेवल को ओपन करती है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा जाउची भी अपने माथे के ऊपर अपनी फिनिक्स फायर्स को एक्टिवेट करता है। हमारे जाउची ने फिनिक्स की ब्लड लाइन्स की पावर को एक्टिवेट किया और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने स्पेशल मूव फिनिक्स ब्रेक मूव को यूज करता है और उसके ऊपर अपनी तलवार को घुमाकर अटैक करता है। फायर से बने हुए बहुत सारे फिनिक्स पंछी उड़ते हुए सीधे किंगजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन किंगजू वहाँ पर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को यूज करते हुए अपनी आइस के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, तो उसके सारे आइस के पंछी उसके साथ टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जाउची फिर से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है और अपनी स्पेशल मूव एम्फिरियन डांस ऑफ द फिनिक्स विंग को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो किंगजू की आइस को नहीं हरा पाता। किंगजू अपनी आइस के साथ एक बड़ा सा आइस फिनिक्स बना लेती है और उसका साइज बहुत बड़ा होता है। वो आइस फिनिक्स जाउची के ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आता है और उसकी चोंच आकर सीधी जाउची की चेस्ट के ऊपर लगती है, जिससे जाउची जख्मियों का नीचे गिर जाता है। साथ ही किंगजू अपनी स्नो फ्लावर रिबन को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है, उसे पटककर ग्राउंड के ऊपर फेंक देती है। अभी देखने वाले कहते हैं, लगता है कि ये फाइट खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो लड़की वहाँ पर स्नो फ्लावर रिबन को यूज कर रही है और उसी के साथ उसने उसके ऊपर अटैक किया है। कोई भी प्रैक्टिशनर जो कि अपनी स्पिरिट राम की पीक पर हो, वो भी इस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये तो फिर ट्रू परफॉर्म राम की पीक पर है। वहाँ पर ग्राउंड के अंदर एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे के सेंटर में हमारा जाउची पड़ा होता है। जाउची की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन हमारा जाउची अपनी तलवार लेकर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी ये फाइट चल रही है। जाउची सोच रहा होता है, मेरे पास ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के सेकंड स्टेप की पावर है, जिससे मैं अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता हूँ, जबकि मेरे पास इनके टेस्ट को पास करने के बाद 6 ब्लड ड्रॉप्स की पावर भी है, जिसकी मदद से मेरी बॉडी अब ड्रैगन की बॉडी के लेवल के बराबर है। यहाँ पर इतनी आसानी के साथ तो नहीं हार सकता और फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 76 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 77 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाउची अटैक की वजह से जख्मी होता है, लेकिन वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और किंगजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहीं पर किंगजू को भी कुछ याद आता है। किंगजू की मास्टर ने रात को उसको बताया था कि जब जाउची को बहुत ज्यादा प्रेशर किया जाता है, जब वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, तब वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हो जाता है। वो अपनी सोल की पावर को यूज कर सकता है। तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, वो इतना भी कमजोर नहीं है। किंगजू जाउची से कहती है, चलो इसको जल्दी से खत्म करते हैं। पता नहीं अगर इसी तरह चलता रहा तो ये फाइट कैसे खत्म होगी और जहाँ पर कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि मेरी पावर बहुत ज्यादा और मैं इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती। जल्दी से फिर से हवा में चली जाती है और अपनी पावर्स को रिलीज करती है, तो इसके इर्द गिर्द आइस का बना हुआ एक बड़ा सा भवंडर बन जाता है। फिर से अपनी एनर्जी को यूज करते हुए एक बड़े से आइस फिनिक्स को बना लेती है। सिस्टर ज़ूरो भी चिल्लाकर उसे कहती है, जूनियर ब्रदर बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये तुम्हारे पर अटैक करने वाली है। हमारा जाउची फिर से अपने फिनिक्स ब्रेव मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो क्योंकि जाउची का फिनिक्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसी वजह से वो आइस फिनिक्स के हार जाता है और वहीं पर स्कैटर हो जाता है। वो आइस फिनिक्स जाउची के ऊपर अटैक करने के लिए दोबारा से नीचे की तरफ आता है। तो जाउची वहाँ पर अपने सेकंड गेट की सेकंड मूव को यूज करता है। जहाँ पर सेकंड गेट को ओपन करने पर उसे एक स्पेशल मूव मिला है जिसका नाम सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन होता है। वो स्पेशल मूव को यूज करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, जबकि किंगजू की दोनों मास्टर्स भी वहाँ पर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। वो लोग कहती है, लगता है कि इस बार जो बैटल एंड हो चुकी है। हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि जाउची के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है कि वो किंगजू के खिलाफ इतनी देर तक खड़ा रह सकता है। लेकिन फाइनली अब ये मैच खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे वहाँ से धमाके का धुआं हटता है तो जाउची वहाँ पर खड़ा होता है। तभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, जाउची तो अभी तक हारा नहीं है, वो तो अभी तक वहीं पर अपने पांव पर खड़ा है। जबकि हमारा जाउची भी सोच रहा होता है, जहाँ पर मेरे सेकंड गेट के स्पेशल मूव सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन की मदद से मुझे 10 गुना ज्यादा परफॉर्म एनर्जी मिली है, जिससे मुझे डिफेंसिव पावर बढ़ जाती है। इसके आइस फिनिक्स के सामने अपने आप को रेजिस्ट कर पाया हूँ। जाउची वहीं पर खड़े खड़े अपने हिमालय वुल्फ स्लैश को मूव को यूज करता है और सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है, जबकि किंगजू फिर से अपने सामने एक आइस की बॉल बनाती है और अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। जाउची के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेती है, लेकिन उसका अटैक ब्लॉक करने के चक्कर में किंगजू के कंधे के ऊपर चोट लग जाती है। उसके कंधे से ब्लड निकल रहा होता है। उसकी दोनों मास्टर्स बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। उसकी सीनियर मास्टर चिल्लाकर उसे कहती है, किंगजू तुम्हें और ज्यादा होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से अपनी डोमेन को एक्टिवेट करो और इस मैच को खत्म करो। जाउची फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, तो किंगजू अपने रिबन को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है। फिर साथ ही वो अपनी फ्रोजन क्लाउड डोमेन को एक्टिवेट कर देती है। यही वो लास्ट वाला मूव है जिससे उसने लिंगजू को हराया था। वहाँ पर अपनी फ्रोजन डोमेन को एक्टिवेट करती है। जाउची के पांव वहाँ पर बर्फ में जमना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अब
जाउची की पूरी बॉडी भी जहाँ पर बर्फ में कवर हो जाएगी। किंगजू जाउची से कहती है प्लीज मुझे माफ करना, पर मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा। हमारा जाउची जब वहाँ पर आइस में पूरी तरह से कवर हो जाता है, वो अपनी फिनिक्स की ब्लड लाइन की फायर वाली पावर को यूज करता है। फिनिक्स की पावर से कहता है चलो यहाँ से चलो, और जैसे वो फिनिक्स की पावर्स को रिलीज करता है कि आसपास की सारी आइस पिघल जाती है। जाउची कहता है हालांकि स्पेशल मूव को यूज करने पर मैं अगले कई महीनों तक इस पावर को दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगा, यानी कि फिनिक्स की फायर को यूज नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर मैंने इसको फुल एक्सटेंट पर यूज कर दिया है, लेकिन इस डोमेन से बाहर निकलने के लिए इसको यूज करना लाजमी है, वरना मैं किंगजू की डोमेन की पावर से निकल नहीं पाऊंगा। देखने वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जाउची ने अपनी फीलिंग्स की फ्लेम्स को यूज करते हुए उसके इर्द गिर्द जितनी भी बर्फ होती है सारी को पिघला दिया है। एल्डर लिंक भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। एल्डर लिंक इस फिनिक्स की फायर को पहचानता है। वो कहता है इस लड़के ने अभी भी यहाँ पर फिनिक्स की फायर को यूज किया है, ताकि इसके पास भी फिनिक्स की ब्लड लाइन की पावर है, लेकिन इसके पास फिनिक्स की ब्लड लाइन की पावर कैसे हो सकती है? ये तो डिवाइन फिनिक्स सेक्टर से नहीं है। इस लड़के का एप्टीट्यूड और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा कमाल की है, और इसके पास जो ट्रिक्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो मैं इसे अपनी हिमालय स्वर्ड रीजन में वापस ले भी जाता हूँ तो ये वहाँ पर बॉटम में आ सकता है। ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि इसने यहाँ पर अपनी फ्लेम्स को शो करवा के अपने लिए एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिमालय डिवाइन सेक्टर वालों को बता देंगे लड़के के पास फिनिक्स की पावर्स हैं, और वो इसे ढूंढकर मार डालेंगे। सीन फिर से अरीना का दिखाया जाता है। जाउची अपनी फ्लेम्स को रिलीज करने के बाद अभी वहीं पर बैठा होता है। जाउची किंगजू से कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि मेरी हिमालय डिवाइन फिनिक्स की फायर्स के साथ तुम्हारे कपड़े नहीं जले, अगर तुम उस फायर में कवर हो जाती तो तुम काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाती और तुम्हारे कपड़े भी जल जाते, और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी बीवी को यहाँ पर बिना कपड़ों के कोई और देखे। तो जाउची फिर से अपनी तलवार को उठाता है और किंगजू से कहता है अब मेरे पास सिर्फ इतनी स्ट्रेंथ बची है कि मैं अपनी तलवार को सिर्फ एक ही बार और घुमा सकूं। अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला हूँ जितनी मेरे पास स्ट्रेंथ बची है। अगर तुमने मेरी स्ट्राइक को ब्लॉक कर लिया तो इसका मतलब यह है कि तुम इस फाइट को जीत चुकी हो और मैं हार चुका हूँ। मैं यहाँ पर तुमसे हार नहीं सकता, फिर चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये वाला मूव बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, मुझे इसी मूव के साथ तुमसे जीतना है। जाउची उसे कहता है तुम्हें इस बात को अपने ज़हन में रखना होगा क्योंकि तुम फ्रोजन क्लाउड पैलेस की एक मेडन हो, अपने सेक्टर का नाम रोशन करना है। तुम्हें यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए मेरा मुकाबला करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो इससे तुम्हारे सेक्टर की इंसल्ट होगी, मेरी इंसल्ट होगी कि तुम मेरे साथ फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट क्यों नहीं कर रही। क्योंकि किंगजू भी इसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है हालांकि तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी काफी ज्यादा है और मुझे याद नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पहले कभी इस तरह की स्ट्रेंथ थी या नहीं, लेकिन तुम्हारी बातें बिल्कुल वैसी की वैसी है। जिस बंदे के साथ मैंने शादी की थी जो मेरा हस्बैंड है वो बिल्कुल ऐसा ही था और तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। और इस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए मैं जहाँ पर अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपना सबसे बेस्ट मूव यूज करने वाली हूँ। चलो देखते हैं कि मैं तुम्हारी स्ट्राइक को ब्लॉक कर पाती हूँ या नहीं। किंगजू यहाँ पर अपनी फ्रोजन क्लाउड अल्टीमेट स्किल को यूज करती है जिसका नाम ओथ ऑफ द क्रेसेंट मून होता है। हमारा जाउची जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी मूव को यूज करता है, जबकि किंगजू अपने रिबन को सामने की तरफ करते हुए इसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करती है। जाउची जैसे ही अपनी तलवार को उसके रिबन के साथ टकराता है उसी वक्त जाउची कहता है मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। वो यहाँ पर अपने इवल कार के थर्ड गेट को ओपन करने वाला है। वो अपने थर्ड गेट को ओपन कर देता है। थर्ड गेट का नाम पुरगाटरी गेट होता है और जैसे ही उसको एक्टिवेट करता है वो एक जोरदार चीख मारता है। असल में तो इसको सेकंड गेट को भी इस लेवल पर अचीव नहीं करना चाहिए था, मोली ने ऐसा कहा था, लेकिन इसने यहाँ पर थर्ड गेट को भी ट्रू परफॉर्म ग्राउंड में एक्टिवेट कर लिया जिसकी वजह से इसकी इंटरनल सारी की सारी वेन्स डैमेज हो जाएंगी। इसलिए वहाँ पर पुरगाटरी गेट को ओपन करता है। किंगजू कहती है इसकी बॉडी से बहुत ज्यादा डिमोनिक और इवल ऑरा निकल रहा है, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, मुझे भी पीछे हटने में मजबूर कर रहा है। जाउची जैसे थर्ड गेट को ओपन करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। इसी थर्ड गेट के साथ जाउची को एक नया मूव मिलता है जिसका नाम डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ होता है। वो स्पेशल मूव को यूज करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वहाँ पर एरिना के सेंटर से बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं होता है। जबकि वहाँ से धुआं हटने के बाद दिखाते हैं किंगजू वहाँ पर सही सलामत खड़ी होती है कि हमारा जाउची वहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठा होता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। किंगजू से कहती है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जाउची से कहता है मैंने तुमसे मैच स्टार्ट होने से पहले कहा था इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करने की मेरी दो वजह है। पहली तो मैं सिस्टर ज़ीरो के लिए सब कुछ कर रहा हूँ और दूसरी वजह यह है कि मैं तुम्हारे सामने साबित करना चाहता था वाकई में तुम्हारा हस्बैंड होने के लायक हूँ। मैं कोई बेकार क्रिपल इंसान नहीं हूँ, तुम्हारी चैरिटी या फिर ग्रेटिट्यूड की जरूरत नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पर तरस खाओ। साथ ही हमारा जाउची वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अभी देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो वहीं पर अनाउंसर आगे बढ़ता है और कहता है तो मैं यहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट करता हूँ 10 मिनट तक हम लोग इसको काउंट करेंगे। ऐसे वो काउंट कर रहा होता है। अनाउंसर कहता है जाउची यहाँ पर 10 सेकंड के लिए बेहोश रहा है और दोबारा उठ नहीं पाया, इसका मतलब यह है कि इसने इस टूर्नामेंट को हार दिया है और हमारे इस बार के टूर्नामेंट की विनर या किंगजू है। उसी वक्त किंगजू चिल्लाकर उसे कहती है जरा रुको, मैं विनर नहीं हूँ, मैं सरेंडर करती हूँ, ये मैच जाउची ने जीता है। मास्टर उसे कहती है किंगजू जी तुम क्या कह रही हो, तुम इस मैच को जीत चुकी हो, चलो जल्दी से अपने अल्फाज को वापस लो, इस टूर्नामेंट की विनर हो। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है मास्टर जरा ऊपर आसमान की तरफ देखें। वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो किंगजू का जो स्नो फ्लावर वाला रिबन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन वो पूरी तरह से फट चुका होता है। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है मास्टर इसने अपनी लास्ट स्ट्राइक को मेरे रिबन के ऊपर अनलीश किया था, अगर ये स्ट्राइक को मेरे पर अनलीश करता तो मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती। इसने सिर्फ मेरे रिबन के ऊपर अटैक किया, जरा मेरे रिबन की हालत देखें, ये बहुत ज्यादा टोर हो चुका है, लेकिन ये हर तरफ से फटा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जाउची इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे हरा सकता था, लेकिन इसने मुझे जानबूझकर नहीं जख्मी किया। मैं इस मैच में अपनी हार मानती हूँ। तो जाउची इस मैच को जीत चुका है। सभी लोग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अनाउंसर भी कहता है ठीक है हम लोग इस मैच के विनर को जाउची को घोषित कर देते हैं। ब्लू विन इंपीरियल फैमिली के युनची ने इस मैच को जीत लिया और इस बार के कंपटीशन का टॉप 1 रैंकिंग पे आने वाला विनर है। मिस्टर ज़ीरो भी भागती हुई जाउची के पास आ जाती है और वो साथ रो भी रही होती है, चिल्लाती हुई जाउची की तरफ आके बढ़ती है, जबकि किंगजू उसके पास से गुजर जाती है। जाउची के पास आती है और उसे कहती है जाउची क्या तुम ठीक हो। चीफ किंग भी उसके पास आती है और उसे कहती है योर हाइनेस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसके जख्म बहुत ज्यादा टेरिबल है, ये सारे के सारे जख्म एक्सटर्नल दिखाई देते हैं, इंटरनल इंजरीज इतनी ज्यादा गहरी नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। तो इस बात से काफी खुश हो जाती है, वो उसका हाथ पकड़कर वहीं पर बैठी होती है, जबकि किंगजू दूर से खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। फिर साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है क्योंकि सीनियर मास्टर भी उनसे कहती है चलो यहाँ से चलते हैं, और वो सभी लोग पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। एक सीन में जाउची के रूम का दिखाया जाता है। जाउची अपने रूम में अपने बिस्तर के ऊपर आराम कर रहा होता है। ये टूर्नामेंट के खत्म होने के 3 दिन के बाद का सीन है। जाउची आराम से सो रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ पर लिटिल फेरी आती है। लिटिल फेरी अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर अपनी आइस परफॉर्म एनर्जी को डायल करती है ताकि उसकी बॉडी जल्दी से हील कर जाए और वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसके
उसके जाने के बाद जाओची अपनी आंखें खोलता है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है। चीफ केन और ज़ूरो अंदर आते हैं। जाओची को होश में देखकर बोस्दा खुश हो जाती है और भागती हुई जाओची के पास आ जाती है। ज़ूरो भागती हुई उसके पास आती है और कहती है तुम्हें सही देखकर मैं बोस्दा खुश हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि सीक्रेट राउंड बहुत ही जल्दी ओपन होने वाली है और इस बार के टूर्नामेंट के विनर्स में से टॉप 32 को वहाँ पर भेजा जाएगा। सीक्रेट राउंड को कल ओपन किया जाएगा। तुम्हारी बॉडी इस कंडीशन में नहीं है कि तुम वहाँ पर जा सको। जाओची उसे कहता है सीनियर सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रही बात सीक्रेट राउंड में जाने की, तो वो तुम्हें अपनी बॉडी की कंडीशन को देखने के बाद ही हिसाब लगाऊंगा कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ या नहीं। मैं बीमार हुआ और चल फिर ना सका तो मैं फिर वहाँ पर नहीं जाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम किसी को इस बारे में मत बताना कि मैं ठीक हो चुका हूँ। और फिर सिस्टर ज़ूरो और पैलेस चीफ किन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद मोली जाओची से कहती है तुम तो बोस्दा रेकलेस हो, तुमने वहाँ पर थर्ड गेट को ओपन ही क्यों किया? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी कल्टीवेशन क्रिपल हो सकती थी? जाओची उसे कहता है मैंने पहले से सारा हिसाब अपने माइंड में लगाया हुआ था। मुझे पता था कि अगर तीसरे गेट को ओपन करने पर अगर मेरी मेडियंस बर्बाद होती है या फिर मेरी बॉडी को डैमेज पहुंचता है तो मैं ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की सेकंड स्टेज को यूज करते हुए अपनी बॉडी को दोबारा से हील कर लूंगा। हमने देखा ना कि मेरी इंजरीज कितनी जल्दी से हील हो गई है। सिर्फ 3 दिन में मेरी सारी बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई है। मोली उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की सेकंड स्टेज तुम्हें इतनी जल्दी से हील कर सकती है? हाँ वो ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेज में तुम इतनी जल्दी से हील नहीं हो सकते। फ्रोजन क्लाउड पैलेस से एक मेडन यहाँ पर हर रात को आती है और आकर तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी परफॉर्म एनर्जी को एंटर करती है ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने आप को हील कर सको। हमारी ग्रेट वे ऑफ बुद्धा ने इतना असर नहीं किया जितना कि उसकी एनर्जी ने असर किया है। अगर वो तुम्हारी बॉडी में आकर अपनी एनर्जी को एंटर नहीं करती तो तुम अगले और 2 दिन तक कोमा में होते। जाओची भी ये बात सुनते ही बोस्दा हैरान हो जाता है। लिटिल मॉली से कहता है क्या वाकई में कोई यहाँ पर आया था? कहीं क्या वो किंगजू थी या फिर लिटिल फेरी थी? तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 77 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो किंगजू थी या फिर लिटिल फेरी थी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोली जाओची को बताती है कि तुम्हारी ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की पावर्स की वजह से तुम्हारी बॉडी हील नहीं हुई क्योंकि तुम्हारी बॉडी कोमा में थी और जहां पर एक लड़की आ रही थी जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी आइस परफॉर्म एनर्जी को ढालकर तुम्हारी बॉडी को इंक्रीज कर रही थी ताकि तुम्हारी हीलिंग पावर्स बढ़ जाए। मैं उसकी बात सुनते ही काफी एक्साइटेड हो जाता है और मोली से कहता है मोली मुझे बताओ ना कि वो लड़की कौन थी? क्या वो मेरी बीवी किंगजू थी या फिर वो लिटिल फेरी थी? मोली उसे कुछ भी नहीं बताती। वो उसे कहती है नहीं मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताने वाली, जितना बता दिया उतना काफी है। जाओची फिर से बिस्तर के ऊपर लेट जाता है। उसे कहती है तो क्या तुम फिर से नाटक करने वाली हो? तुम तो बिल्कुल ठीक हो चुकी हो और तुम उठ गए हो। जाओची से कहता हाँ मैं यहीं पर इंतजार करूंगा। अब मैं यहाँ पर दोबारा से बीमार होने का नाटक करता हूँ, यानी बेहोश होने का नाटक करता हूँ। जो भी है वो यहाँ पर जरूर वापस आएगी। मुझे लगेगा कि मैं बेहोश हूँ। जब वो अपनी परफॉर्म एनर्जी को मेरी बॉडी में एंटर करेगी मैं उसी वक्त उठ जाऊंगा और उसको देख लूंगा कि वो कौन है। तो जाओची वहीं पर अपनी आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक करता है। लिटिल फेरी उसके रूम में आती है ताकि वो अपनी परफॉर्म एनर्जी को उसकी बॉडी में एंटर करके उसको ठीक कर सके। वो एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही होती है तो जाओची उसका हाथ पकड़ लेता है। जाओची उसे कहता है लिटिल फेरी मुझे अच्छी तरह से पता था कि तुम मेरे बारे में परेशान होगी। मुझे पता है कि तुम भी मेरे लिए फीलिंग्स रखती हो। लिटिल फेरी उसके हाथ से अपना बाजू खींच लेती है और उसे कहती है तो तुम पहले से ही जाग चुके हो, तुम यहाँ पर नाटक कर रहे थे। जाओची उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है लिटिल फेरी मुझे बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तो वहीं पर रुक जाती है और उसे कहती है तुम्हें इस बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बहुत ही बुरी तरह से जख्मी थे और मेरी स्टूडेंट ने तुम्हें जख्मी किया है और ऊपर से तुम मेरी स्टूडेंट के हस्बैंड भी हो, तो ये सब कुछ तो मेरा फर्ज बनता था यहाँ पर आकर तुम्हारी रिकवरी में तुम्हारी मदद करना। जबकि तुम बिल्कुल ठीक और उठकर बैठ चुकी हो तो मुझे यहाँ पर इस चीज को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमारा जाओची पीछे से चिल्लाकर उसे आवाज देता है लिटिल फेरी प्लीज मत जाओ। लिटिल फेरी उसे कहती है तुम्हें दोबारा मुझे लिटिल फेरी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे चू युईचेन कहा करो या फिर सीनियर चू कह सकते हो। जाओची उसी वक्त फिर से नाटक करता है बीमार होने का। वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए खांसना शुरू कर देता है तो लिटिल फेरी बड़ी स्पीड से पीछे की तरफ मुड़ती है और भागती हुई उसके पास आ जाती है और सोच रही होती है क्या ये फिर से बीमार हो गया है। उसे कहती है जाओची क्या तुम ठीक हो? लेकिन उस जाओची उसी वक्त उठता है और ठरकीपने की हद कर देता है। वो एक आंटी को गले से लगा लेता है। जाओची कहता है तो इसको मेरी परवाह है, मैंने यहाँ पर खांसने का नाटक किया तो ये जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ी, यानी कि ये वाकई में मेरे लिए कुछ न कुछ फील करती है। लेकिन ये मेरे सामने कोल्ड एक्टिंग कर रही थी कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जाओची उसे गले से लगाकर वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है लिटिल फेरी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लिटिल फेरी जाओची को पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है अब बस करो बहुत हो गया। हम दोनों के बीच में उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी। मेरी जान बचाने के लिए वो सब कुछ किया था और इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं जहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना हिसाब बराबर कर दिया है। हम दोनों का हिसाब अब चुकता हो चुका है। सबके बारे में भूल जाओ और किसी भी आउटसाइडर को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुम किंगजू के हस्बैंड हो जबकि मैं किंगजू की सीनियर मास्टर हूँ। हम दोनों के दरमियान में कोई रिश्ता हो भी नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा गलत होगा। ऐसे भी तुम सिर्फ एक 16 साल के बच्चे हो जबकि मैं 40 साल की एक बुढ़िया हूँ। किसी को इस बारे में पता चल गया तो हम दुनिया के लिए एक मजाक बनकर रह जाएंगे। प्लीज मेरे बारे में भूल जाओ और कभी भी दोबारा मुझे परस्यू करने की कोशिश मत करना। आज मैं जब यहाँ से चली जाऊंगी तो मैं हिमली स्वर्ड विला को छोड़कर चली जाऊंगी और दोबारा कभी यहाँ पर वापस नहीं आऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मुझे जिंदगी में दोबारा कभी न मत मिलना। जाओची कहता है लगता है कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हासिल नहीं किया जा सकता और यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता इसको यहाँ पर जाते हुए देखने के अलावा। लिटिल फेरी वहाँ से चली जाती है। जाओची कहता है चलो फिलहाल के लिए इस बात को भूल जाती है क्योंकि फिलहाल के लिए तो मुझे सीक्रेट रूम में जाना है, वहाँ से जाकर कुछ खजाने को ढूंढना है, उसके बाद आकर इस मसले पर सोचेंगे। नेक्स्ट सीन हिमली स्वर्ड विला के फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस कोर्टयार्ड का दिखाया जाता है। मास्टर लिंग वहाँ पर आते हैं। मास्टर लिंग युईफेन जो कि हिमली स्वर्ड विला के मास्टर हैं और लिंग जुन और लिंग जी के डैड हैं वो वहाँ पर आते हैं और आकर युईचेन से कहते हैं युईचेन मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, अगर तुम फ्री हो तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती और वो मास्टर वहाँ से वापस चले जाते हैं। उसकी वाइफ भी वहीं पर पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है, वो भी बाहर निकल आती है। अब कैरेक्टर लिंग कुन उसके साथ खड़ा होता है। लिंग युईफेन की वाइफ काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है पूरे 30 साल गुजर चुके हैं इस बात को, इस बंदे के साथ शादी किए हुए मुझे 30 साल हो गए हैं लेकिन आज भी ये इस औरत को नहीं भूला। ये सीक्रेटली इसको यहाँ पर मिलने के लिए चला आया। पहले ये यू चूफेंग थी जिसने मेरे पति को अपने प्यार में डाला हुआ है और वो हमेशा उसी की बात करता है और मुझे इग्नोर करता है। ऊपर से ये जिया किंगजू आ गई है नई जीनियस ने यहाँ पर अब मेरे बेटे को पागल कर दिया है। मेरे बेटे ने उसके साथ फाइट किया और उसका चेहरा क्या देख लिया। वो कल से अजीब सी हरकतें कर रहा है, वो अपने आप में नहीं है,
वो खोया हुआ है अपने बाप की तरह। फ्रोजन क्लाउड की मेडन्स ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इनको यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो हमारे हस्बैंड और हमारे बच्चों को हमसे छीन लेगी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि इसने मेरे पति और मेरे बच्चों को छीन लिया। एल्डर लिंकन उसकी बात सुनने के बाद से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम हेवनली स्वर्ड रीजन में वापस आ जाओ। नाइन्थ एल्डर तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ताकि तुमने घर से भागकर शादी की थी, ये गलती थी, लेकिन फिर भी तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। जब तुम वापस आ जाती हो तो तुम्हारे नाइन्थ एल्डर तुम्हारी मदद करेंगे इस सारी सिचुएशन से निकलने में। इससे भी हम लोगों ने एक प्लान बना रखा है। सिर्फ 3 साल के बाद हम लोग फ्रोजन क्लाउड मेडन के पूरे फ्रोजन क्लाउड सेक्टर को ही खत्म कर देंगे। इसके साथ ये सारी मेडन्स भी खत्म हो जाएंगी। फिर तुम्हारा पति किसी भी मेडन के पीछे नहीं जाएगा। वो एल्डर लिंकन से कहती है, अंकल लिंक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। से भी आपके हेवनली स्वर्ड रीजन के लिए। फ्रोजन क्लाउड पैलेस को डिस्ट्रॉय करना तो बहुत ही आम सी बात है, क्योंकि वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो इससे मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। मुझे तो बस चू जुई फैन और जिया किंगजू इन दोनों को मारना है ताकि मेरा बेटा और मेरा पति मेरे पास वापस आए। सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन सीक्रेट राम को ओपन किया जाने वाला है, जहाँ पर वो सारे 32 डिसाइपल्स को भेजा जाएगा। वो लोग वहाँ पर जाकर सीक्रेट राम में अपने लिए खजाना ढूंढ सकते हैं। हेवनली स्वर्ड विला के मास्टर उन सभी से कहते हैं, सीक्रेट राम के अंदर टोटल 50 लोग एक ही बार में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे, जितनी भी फैमिलीज थी, वो सभी अपने पास से 5-5 बच्चों को भेज सकती है। सीक्रेट राम सिर्फ 2 दिन के लिए ओपन रहेगा। इसके अंदर जाने के बाद 2 दिन तक तुम वहाँ पर रह सकते हो और वहाँ से जो भी खजाना मिलेगा तुम वो ले सकते हो। 2 दिन के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हें वहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन तुम में से सिर्फ वही लोग बाहर आएंगे जो जिंदा होंगे। मरे हुए को बाहर नहीं भेजा जाएगा। सेक्टर पैट्रियार्च उन सभी से कहते हैं, सीक्रेट राम के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, बहुत सारी वैल्यूएबल आइटम्स मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर खतरा भी उतना ही है। ज्यादा तुम डीप पार्ट्स की तरफ जाते जाओगे, वहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा होगा और बहुत ही पावरफुल प्रोफाउंड बीस्ट हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे ट्रेजर्स को लेना और वापस आ जाना। साथ ही वो सभी से कहते हैं, एक और बात भी है, सीक्रेट राम एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम लोग अपने लिए खजाना ढूंढ सकते हो या फिर अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जाकर तुम लोग अपने स्कोर सेटल कर सको। जैसे काफी सारे लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं क्योंकि तुम लोगों में से काफी सारों को एक दूसरे को कंपटीशन में डिफीट मिली है। इन सीक्रेट राम में जाकर एक दूसरे के ऊपर अटैक मत करना, सिर्फ ट्रेजर्स ढूंढने की कोशिश करना। स्पेशली हेवन बर्निंग सेक्टर के दोनों लड़के वहाँ पर खड़े होते हैं जो कि लिनफेंग ने जाओची को मारना चाहते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, जुनची तो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, कि मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी। मुझे सीक्रेट राम में जाने का क्या फायदा अगर वो यहाँ पर आएगा नहीं। मैं तो सीक्रेट राम में उसको मारना चाहता था। छोटा भाई उसे कहता है, एक बार हम लोग सीक्रेट राम के अंदर चले गए, सिर्फ 2 दिन तक यहाँ पर गुजारने हैं। उसके बाद जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे हमारी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। फिर हम लोग जाओची को बड़ी आसानी के साथ कहीं पर भी मार सकते हैं। जाओची भी भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, क्या मैं टाइम पर आया हूँ? इस रेयर अपॉर्चुनिटी को मिस कैसे कर सकता हूँ? मुझे भी सीक्रेट राम से खजाना चाहिए। सभी लोग जो कि लिनफेंग को मारना चाहते हैं वो लोग लिनफेंग को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। हेवनली बर्निंग सेक्टर और थंडर फायर के यंग मास्टर्स वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों का प्लान है लिनफेंग को अंदर जाकर मारने का। तो विला मास्टर जाओची से कहते हैं, अंदर जाने के बाद अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारी कंडीशन पहले से खराब है, तुम काफी ज्यादा जख्मी हो। अगर इस बार अंदर बर्फ पड़ी हुई तो इस बार हालात और भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं, जब वहाँ पर बर्फ पड़ती है तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिनसे कहता है, विला मास्टर मैं आपकी बातों को याद रखूंगा। जबकि हमारे जाओची को भी इस बारे में अच्छी तरह से पता होता है। वो पीछे की तरफ देखता है, वो कहता है, हेवनली बर्निंग सेक्टर और थंडर फायर के सेक्टर के यंग मास्टर ये तीनों मुझे मारना चाहते हैं। इन्होंने यहाँ पर किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे हैं। चलो सीक्रेट राम में चल के इनको देखते हैं। वो लोग सीक्रेट राम के अंदर चले जाते हैं और वाकई में इस बार सीक्रेट राम में बर्फ पड़ रही होती है। सभी लोग सीक्रेट राम में आ जाते हैं। किंगजू भी सीक्रेट राम में आई है, जबकि यंग मास्टर लिंगजून उसके पास आता है और उसे कहता है, जिया अगर तुम चाहो तो हम लोग एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग टीम बना सकते हैं। या किंगजू से कहती है, नहीं यंग मास्टर प्लीज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। फिर लिंगजून वहाँ से चला जाता है। लिंगजून तो इसके पीछे लट्टू हो चुका है कि हमारा जाओची दूर खड़ा सोच रहा होता है, मेरी वाइफ तो बिल्कुल वैसी रिएक्शन दे रही है, ये तो किसी को भी घास नहीं डालती, ये तो इसने बहुत ही अच्छा किया जो उसको यहाँ से भगा दिया। एक सीन कुछ देर के बाद का दिखाया जाता है। जाओची बर्फ में चलता हुआ जा रहा होता है। जाओची कहता है, मुझे यहाँ पर आए हुए काफी ज्यादा देर होगी और मैं कब से चल रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक भी खजाना नहीं मिला। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे खजाना ढूंढने के लिए नहीं बल्कि सजा भुगतने के लिए भेजा गया है। जाओची से कहती है, ये एक छोटी दुनिया है और ये छोटी दुनिया बहुत ज्यादा अजीब है। नहीं लगता कि ये छोटी दुनिया अपने आप यहाँ पर बन गई है या फिर तुम्हारी दुनिया के लोगों ने इसको बनाया है। साथ ही वो से कहती है, जाओची इस वक्त 4 लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। जाओची से कहता है, 4 लोग कैसे हो सकते हैं? मुझे तो लगा था कि सिर्फ 3 लोग हैं। हेवनली बर्निंग सेक्टर के 2 यंग मास्टर हैं, थंडर फायर सेक्टर का 1 मास्टर है। लगता है कि चौथा यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए आया होगा। मोली से कहता है, मोली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं इनमें से किसी को मारना चाहता हूँ। मोली से कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, बार बार मेरी पावर्स को यूज करने पर मेरी सारी मेहनत जाया हो जाती है। मैं तुम्हारी हेवनली पॉइजनस बीड के अंदर करके अपने पॉइजन को रिलीज करती हूँ, लेकिन तुम्हारी यहाँ पर मदद करने पर मेरी परफॉर्मेंस एनर्जी यूज होती है, जिसकी वजह से दोबारा से पॉइजन मेरी बॉडी में फैल जाता है। लेकिन अगर इस बार मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो मैं अपनी पावर्स को सील कर लूंगी पूरे 1 साल के लिए, और पूरे 1 साल तक मैं अपनी पावर्स को यूज नहीं करूंगी और तुम्हें खुद ही अपनी मदद करना पड़ेगी। जाओची से कहता है, ठीक है हम दोनों की डील हो गई। फिर जाओची सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा कोहरा होता है। जाओची कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर कुछ और मेंबर्स भी हैं, चलो शुक्र है कुछ और कोई और तो मिला, हम लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं टीम बनाकर। हेवनली बर्निंग सेक्टर के लड़के बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं, यहाँ पर तुम्हारे साथ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अकेले ही काफी हैं और वैसे भी तुम तो यहाँ पर मरने वाले हो। हेवनली बर्निंग सेक्टर का यंग मास्टर अपनी बड़ी से तलवार निकाल लेता है। जाओची से कहता है, हम लोग तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजने वाले हैं, तो तुम्हें यहाँ पर बर्फ में आगे जाकर खजाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगली दुनिया में जाकर अपने लिए खजाना ढूंढना। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 78 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हिमली सीक्रेट राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाउची और बाकी के सारे बच्चों को खजाना ढूंढने के लिए भेजा गया है, सिर्फ 2 दिन के लिए। रनिंग सेक्टर के यंग मास्टर जाउची को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है जहाँ पर खजाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजने वाला हूँ, तो फिर तुम खजाने का क्या करोगे। फैन जूबी उसे कहता है तुमने टूर्नामेंट के दौरान मुझे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी किया था। न सिर्फ तुमने मुझे जख्मी किया बल्कि तुमने ब्लू मून प्रिंसेस को भी हथिया लिया। तुमने उसे अपने जाल में फंसा लिया है, जबकि वो मेरे भाई की पसंद थी। मेरा भाई उसको पसंद करता है। यहाँ पर ये दोनों गलतियां बहुत बड़ी गलतियां की हैं, इसकी वजह से अब तुम्हारी जान जाने वाली है। यंग मास्टर अपनी तलवार लेकर जाउची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है, जबकि हमारा जाउची जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हट जाता है। अपनी ड्रैगन फॉल स्वर्ड को निकाल लेता है। जाउची बड़ी स्पीड के साथ घूमते हुए पीछे चला जाता है फैन जूबी के पास, और फैन जूबी को वहीं पर नीचे गिरा लेता है। जाउची उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था, तुम्हें लगा था कि मैं जख्मी और यहाँ पर तुम्हारे सामने अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन असल में मेरी इंजरीज तो हील हो चुकी है। मैं तो बस यहाँ पर नाटक कर रहा था कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपने आप को मेरे सामने शो करवाओ, ताकि तुम सभी लोग मेरे सामने आकर मर सको। मास्टर से कहता है तुम तो बहुत बड़े चालबाज निकले, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुमने यहाँ पर हमारी जान ली, तुमने अगर हमें मारा, तो हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही स्पेशल सोल मार्क है जो हमारे एल्डर्स ने इम्प्रिंट किया हुआ है। यहाँ पर हमें मारने की कोशिश करेगा जो हमें मार डालेगा। कल तुम्हारे एल्डर मोली को इस बारे में पता चल जाएगा मैं किसने मारा है। जहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम बच नहीं पाओगे, हिमली बर्निंग सेक्टर वाले तुम्हें ढूंढ कर मार डालेंगे। जाउची फैन जूबी के ऊपर अपना पैर जोर से मारता है और उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं जहाँ पर इस बात से डरता हूँ कि तुम्हारा हिमली बर्निंग सेक्टर मुझे मार डालेगा। कि उसी वक्त यंग मास्टर चिल्लाकर कहता है फोर्ट्रेस मास्टर मो कहाँ पर हो तुम, वहाँ पर झुककर कर क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ पर इस लड़के के ऊपर अटैक करो वरना ये हम सभी को मार डालेगा। इसी वक्त दूसरी तरफ से फोर्ट्रेस मास्टर अपने बाले को जाउची की तरफ फेंक देते हैं, क्योंकि वो फोर्ट्रेस मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ जाउची से बहुत ज्यादा है। अपने बाले के साथ जब जाउची के ऊपर अटैक करता है तो जाउची फैन जूबी की बॉडी को किक मारते हुए ऊपर की तरफ फेंक देता है और अपने सामने कर देता है। फोर्ट्रेस मास्टर मो का बाला उसकी बॉडी के अंदर दस जाता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। तो मोली जो कि वायर होते हैं वो उसी वक्त सेंस करते हैं उनका बेटा फैन जूबी मर चुका है, और जब वो इस इम्प्रिंट को महसूस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फोर्ट्रेस मास्टर मो के बाले के साथ उसकी मौत हुई है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं ओ टियान भाई जी तुमने क्या कर डाला, हम लोगों का तो आपस में कोई भी झगड़ा नहीं था, मतलब बर्निंग सेक्टर के यंग मास्टर की जान तुमने क्यों ली है, तुमने एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। अब 1 महीना इंतजार करो, 1 महीने के बाद मैं तुम्हारे पूरे के पूरे थंडरफायर फोर्ट्रेस को बर्बाद कर दूंगा। जाउची भी हंसना शुरू कर देता है और मास्टर मो से कहता है मास्टर मो की स्ट्राइक तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी, आपने सिर्फ एक स्ट्राइक के साथ बर्निंग सेक्टर के सेकंड यंग मास्टर को मार डाला, उसकी जान ले ली। तो हम देखते हैं कि बाहर जाकर हिमली बर्निंग सेक्टर का वो बूढ़ा मास्टर मोली किस हालत में गुस्से में होगा। देखते हैं कि वो तुम्हारे मो क्लैन वालों को पहले मारता है या फिर तुम मुझे पहले मारते हो। मास्टर मो के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं बकवास काम करो, चुपचाप मेरे हाथों से मरो। जैसे मास्टर मो के ऊपर अटैक करते हैं इसी वक्त पीछे से किंगजू आ जाती है। किंगजू अपनी स्नो रिबन के साथ जाउची को लपेट कर पीछे खींच लेती है। जाउची से कहता है किंगजू क्या तुम यहाँ पर स्पेशली मुझे बचाने के लिए आई हो। किंगजू जाउची को अपने साथ लेकर वहाँ से बड़ी स्पीड से उड़ जाती है और उसे कहती है तुम्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से पहले यहाँ से निकलते हैं। मास्टर मो और यंग मास्टर दोनों वहीं पर होते हैं। यंग मास्टर मास्टर मो से कहता है मास्टर मो आप यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हैं, जल्दी से उस लड़के के पीछे जाएं। मास्टर मो से कहते हैं लेकिन उसके साथ जिया किंगजू है जो कि फ्रोजन ग्राउंड पैलेस से है, मैंने उसके सामने जाउची को मार डाला तो वो बाहर जाकर सभी को बता देगी, क्योंकि ये वाला सीक्रेट ड्राम तो बच्चों के लिए है कि मैं यहाँ पर आकर जाउची को पर्सनली मार रहा हूँ, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, सभी लोग मेरे नाम पर थू करेंगे। मास्टर से कहता है शायद तुम इस बार में भूल रहे हो कि तुमने मेरे छोटे भाई की जान ली है। इस वक्त एल्डर मोली बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया जाउची को मारने में तो फिर मैं बाहर जाकर उनसे कहूंगा कि तुमने वाकई में सेकंड ब्रदर को मारा है। अगर तुम जाउची को और साथ में जिया किंग दोनों को मार डालते हो, बाहर जाकर अपने एल्डर मोली को बताऊंगा कि तुमने यंग मास्टर को जानबूझकर नहीं मारा, ये सिर्फ एक हादसा था। मास्टर मो के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और वो बड़ी स्पीड के साथ उनका पीछा करता है। जबकि जाउची की वाइफ अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हुए अपनी आइस एनर्जी को रिलीज करती है और मास्टर मो के ऊपर अटैक करती है। मास्टर मो भी काफी हैरान होती है और कहते हैं ये तो सिर्फ एक 17 साल की बच्ची है, इसके पास इतनी ज्यादा कोल्ड एनर्जी कैसे हो सकती है कि मैं इस वक्त स्काई परफॉर्म ड्राम की पीक पर हूँ। तो जाउची जल्दी से मोली से कहता है इसने मेरी और मेरी वाइफ के अच्छे टाइम को खराब करने की कोशिश की है। वो मोली से कहता है मोली प्लीज इसको मार डालो। तो मोली इसी वक्त बाहर निकलती है और मास्टर मो के सामने खड़ी हो जाती है। मास्टर मो से कहती है तुम कौन हो, जबकि मोली उसे कहती है मुझे ये बताओ कि तुम कैसे मरना चाहोगे, क्या ये प्रिंसेस तुम्हारे लिए चूज करे कि तुम कैसे मरोगे। एल्डर मो भी काफी घबरा जाती है और कहती है ये छोटी लड़की कौन है और ये कहाँ से आई है। मोली उसी वक्त अपने हाथ को घुमाती है, वो सिर्फ अपने हाथ को एक बार घुमाती है और मास्टर मो को मार डालती है। मास्टर मो को मारने के साथ ही वो जल्दी से अपनी बॉडी के ऊपर एक सील लगा देती है। वो सील को एक्टिवेट करती है और जाउची से कहती है पूरे 1 साल के लिए मैं दोबारा अपनी परफॉर्म एनर्जी को यूज नहीं करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी कल्टीवेशन को सील कर दिया है। एक सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 1 घंटे के बाद जाउची की वाइफ जाउची को लेकर नीचे उतरती है, पीछे की तरफ देख रही होती है। वो जाउची से कहती है लगता है कि उसने हमारा पीछा करना छोड़ दिया, हम लोग काफी दूर निकल आए हैं। जैसे वो लोग वहाँ पर नीचे लैंडिंग करते हैं, किंगजू वहाँ पर नीचे गिर जाती है जबकि जाउची उसके ऊपर होता है। किंगजू से कहती है चलो जल्दी से मेरे ऊपर से हटो, मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी हील हो चुकी है, तुम बिल्कुल ठीक हो, नाटक करने की जरूरत नहीं है। तो जाउची उठकर खड़ा हो जाता है। से कहती है तुम्हें देखकर लगता है कि अब तुम अपने आप को संभाल लोगे, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे तुम्हारे साथ देखे। जाउची फिर से अपनी नौटंकी स्टार्ट करता है और उसे कहता है किंगजू मेरी वाइफ तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकती हो, क्या तुम इस बर्फ वाले इलाके में इतने खतरनाक एरिया में अपने हस्बैंड को अकेले छोड़कर जाओगी, प्रेग्नेंट वाइफ को तो अच्छे और बुरे वक्त में एक साथ होना चाहिए। किंगजू से कहती है तो फिर तुम वहाँ पर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी करो, उससे पीछे मत रह जाना, मेरे साथ साथ तेज तेज चलो। जी भागता हुआ उसके पीछे आ जाता है और कहता है हाँ क्यों नहीं मेरी वाइफ मैं आ रहा हूँ। देर चलने के बाद जाउची का हिमली पॉइजनस बीट चमकना शुरू कर देता है। जाउची उसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर आसपास कोई बहुत ही पावरफुल खजाना है। जाउची सोच रहा होता है हिमली पॉइजनस बीट तभी तभी चमकता है जब कोई बहुत ही हिमली रैंक का या सेलेस्टियल लेवल का कोई वेपन हो या फिर कोई खजाना हो। लास्ट टाइम जब ये चमका था तब मुझे वहाँ से कोई घास फूस मिली थी, वो बहुत ज्यादा स्पेशल ग्रास थी। इसके अलावा मुझे इवल कार्ड का वो सीड भी मिला था, फायर सीड, तब ये चमका था कि यहाँ पर भी कोई ऐसी ही चीज होगी।
जाओची अपनी वाइफ से कहता है, मेरी वाइफ मुझे ये बताओ क्या तुम्हारी मास्टर ने कभी तुम्हें सीक्रेट राम के बारे में बताया कि जहाँ पर सीक्रेट राम से किसी को जो सबसे बेस्ट खजाना मिला है वो कौन सा खजाना था? जो उसे कहती है, हाँ मेरी मास्टर ने एक बार मुझे बताया था कि जहाँ से तकरीबन 400 साल पहले एक बंदे को एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस मिला था। वो लोटस फ्लावर था जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता था। कहानियों के मुताबिक वो वाला लोटस फ्लावर ह्यूमंस की तरफ से एक गिफ्ट है, उसे इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल गिफ्ट है। इसे तकरीबन 400 साल पहले जाउस एक्टर का एक मास्टर जो कि सीक्रेट राम में आया था, उसे वो लोटस फ्लावर मिला था। उसने ट्रांसमिशन जेड को यूज करते हुए सभी लोगों को इस बारे में बताया, लेकिन उसके बाद उसे कभी भी देखा नहीं गया क्योंकि वो सीक्रेट राम से बाहर नहीं आ पाया। और उसके बाद किसी को भी उस मास्टर के बारे में पता नहीं चला। पिछले 400 साल से किसी ने उस लोटस फ्लावर को भी नहीं देखा। जाउची कहता है, मेरे मास्टर ने भी मुझे एक बार बताया था वो वाला लोटस काफी ज्यादा स्पेशल है, इतना ज्यादा स्पेशल है कि कोई भी इंसान जिसके पास बिल्कुल भी कल्टीवेशन ना हो, वो जीरो कल्टीवेशन पर हो, अगर वो उस लोटस फ्लावर को कंज्यूम कर लेता है तो वो डायरेक्टली अर्थ पर फाउंड राम में जा सकता है। जाउची भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जाउची कहता है, इस वक्त मैं ट्रू पर फाउंड राम के पीक पर हूँ और इससे आगे स्पिरिट पर फाउंड राम आती है, लेकिन अगर मैं लोटस फ्लावर को कंज्यूम कर लेता हूँ तो मैं डायरेक्टली स्काई पर फाउंड में पहुंच जाऊंगा। किंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि वो वाला लोटस फ्लावर तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगा? और अगर मिल भी जाएगा तो तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाओगे? और वो तुम्हें इतनी आसानी के साथ अपने आप को एब्जॉर्ब करने देगा? जाउची की नजर उसके पीछे पड़ती है। जाउची किंग से कहता है, किंग मेरी वाइफ मुझे ये बताओ कि वो लोटस फ्लावर दिखता कैसा है? किंग से कहती है, कहानियों के मुताबिक वो नॉर्मल लोटस फ्लावर से साइज में काफी ज्यादा बड़ा होगा, उसके अंदर से बहुत ही ब्लू कलर की लाइट निकल रही होगी, यानी वो चमक रहा होगा। से कहता है, मुझे ये बताओ क्या उस लोटस फ्लावर की जो पेटल्स होंगे, कि उसकी जो पत्तियां होंगी वो बर्फ यहाँ पे शीशे की बनी होंगी जो कि चमक रही होंगी, के अंदर से ब्लू कलर की शाइनेस निकल रही होगी। किंग से कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जिसे कहता है, तो फिर अपने पीछे देखो, मुझे लगता है कि मुझे वो फ्लावर मिल गया है। तो वो दोनों पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक लोटस फ्लावर होता है। जो देखते ही हैरान हो जाती है और उसे कहती है, ये तो वही लोटस फ्लावर है, इसमें तो कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसा कि रैकेट्स में लिखा गया है, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। जाउची उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसे कहता है, तुम्हें बहुत एहतियात करना होगा, ऐसे आगे मत बढ़ो, कि ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल बीस्ट भी होगा जो कि इसकी रक्षा कर रहा होगा। साथ ही नेक्स्ट सीन में वो स्कूल के करीब पहुंच जाते हैं। जाउची कहता है कि यहाँ पर बर्फ पड़ने की वजह से वो डीमन बीस्ट हाइबरनेशन में चला गया है, यहाँ पर किसी दूसरी गर्म गुफा में जाकर आराम कर रहा होगा, इस वजह से ये फ्लावर यहाँ पर इतनी आसानी से हमें मिल गया है। उसे कहती है, लेकिन इसको फूल को तोड़ना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि इस फूल को तोड़ने के दौरान जो तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए इसको बड़े ही तरीके के साथ तोड़ना पड़ेगा। जाउची उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ और डॉक्टर्स को पता होता है कि जड़ी बूटी को कैसे उखाड़ना है। जाउची कहता है, मेरे पास हीमली पॉइजनस बीड है, इसकी मदद से मैं किसी भी जड़ी बूटी को बड़ी आसानी से उखाड़ सकता हूँ, चाहे वो कितनी ही विशियस और पॉइजनस क्यों ना हो। उसको जड़ से उखाड़ूंगा और साथ ही इसे अपने हीमली पॉइजनस बीड की स्पेस के अंदर रख लूंगा, मुझे इसे टच करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जाउची ऐसा ही करता है, वो उस फूल को अपने हीमली पॉइजनस बीड में रख लेता है। साथ ही वो काफी हैरान भी होता है। जाउची कहता है, इतना ज्यादा स्पेशल ट्रेजर इतनी आसानी के साथ मिल गया, ये तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। इसी वक्त नीचे का ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। किंगजू का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। लगता है कि इस फूल की रक्षा करने वाला बीस्ट वाकई में यहाँ पर ग्राउंड के नीचे हाइबरनेट कर रहा था और अब वो यहाँ से निकलने वाला है। इसे जल्दी यहाँ से भागना होगा, ना वो हमारे पर अटैक करके हमें मार डालेगा क्योंकि हमने उसके फूल को तोड़ा है। तो वो जैसे वहाँ से भागकर पीछे हटते हैं, उसी वक्त ग्राउंड टूटा और वहाँ से एक बहुत ही बड़ा सा बीस्ट निकलता है और उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जाउची बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक टायरेंट परफाउंड बीस्ट है। टायरेंट लेवल का बीस्ट जो होता है, ये एम्परर लेवल से भी ऊपर होता है। विला मास्टर जो कि बाहर खड़े होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोच रहे होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है किसी ने टायरेंट लेवल के बीस्ट को जगा दिया है। लेकिन टायरेंट लेवल का बीस्ट यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहा है? विला मास्टर भी जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर जाना होगा क्योंकि टायरेंट लेवल का बीस्ट, तो यहाँ पर बहुत सारे एम्परर लेवल के मास्टर्स भी आ जाए तो आप उसे नहीं हरा सकते है, वो तो मरने वाला है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मोली भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। मोली कहती है, बेवकूफ कहेंगे, तुमने एक टायरेंट लेवल के बीस्ट को जगा दिया है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। मैंने थोड़ी देर पहले अपनी पावर्स को सील कर दिया, मैं उस सील को अनलॉक नहीं कर सकती, पूरे 1 साल के बाद ही वो सील अनलॉक होगी। आदि मोली उसे चिल्लाकर कहती है, बेवकूफ, अब तो तुम वाकई में मरने वाले हो। जाउची बेचारा भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जाउची वाकई में जहाँ पर मरने वाला है या फिर कोई मिरेकल होगा और जाउची टायरेंट लेवल के बीस्ट को भी हरा देगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 80 के साथ हाजिर हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाउची और किंगजू को वो फ्लावर तो मिल जाता है, लेकिन जैसे जाउची उस फ्लावर को खाकर अपने हीमली पॉइजनस बीड के अंदर रखता है तो वहाँ से एक नीचे से एक बीस्ट निकलता है जो कि टायरानिकल लेवल का बीस्ट होता है। बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। मोली भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और जाउची से कहती है, बेवकूफ, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता है कि मैंने अपनी पावर्स को सील कर दिया है और तुमने जहाँ पर एक टायरानिकल लेवल के बीस्ट को एक्टिवेट कर दिया है, उसको तुमने प्रोवोक कर दिया, अब वो तुम्हें खा जाएगा, तुम मरने वाले हो। बीस्ट अपने बड़े से पंजे को उठाता है और जाउची और किंगजू के ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है। जाउची बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। जाउची कहता है, मैं यहाँ पर मार नहीं सकता, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। हमारा जाउची उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी सीलिंग क्लाउड एंड लॉकिंग सन टेक्निक को यूज करता है। वो उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है लेकिन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जाउची यहाँ पर किंगजू की भी जान बचा रहा है, वो उसके सामने खुद खड़ा हो जाता है और स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए ऐसे टायरानिकल लेवल के बीस्ट के पंजे को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जाउची कहता है, एक टायरेंट लेवल के बीस्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसने अब सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ तक मुझे मार दिया होता, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने स्पेशल मूव जो कि ईवल कार की तरफ से मुझे दिया गया है
को यूज किया है जिसकी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो जाओची क्योंकि किंगजू की बॉडी को कवर करके खड़ा होता है और उसको बचा रहा होता है, उसी वक्त वो बड़ा सा टायरेंट बीस्ट अपने मुंह को खोलता है, सामने की हवा को सक करना स्टार्ट करता है। वो क्योंकि हवा को सक कर रहा होता है, जाओची और किंगजू दोनों ही उड़ते हुए सीधे उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं और वो बड़ा सा टायरेंट बीस्ट उन दोनों को निगल जाता है। वो दोनों उसके पेट के अंदर चले जाते हैं। उसके पेट के अंदर चले जाने के बाद क्योंकि जाओची की हालत तो पहले खराब हो चुकी है, जो वहाँ पर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को यूज करते हुए रोशनी का बंदोबस्त करती है और जाओची से कहती है लगता है कि हम लोग इस बड़े से टायरेंट लेवल के बीस्ट के पेट के अंदर हैं। ये एक बड़े से पेट के अलावा एक बड़ी सी आईसी केव की तरह है। ये अंदर से बहुत ज्यादा शांत है और बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर वो जाओची से पूछती है जाओची क्या तुम ठीक हो? जाओची से कहता है किंगजू तुम ठीक हो, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तो जैसे किंगजू वहाँ पर उसकी बॉडी को महसूस करती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो साथ ही में बताती है कि इसके साथ क्या हुआ है। वो कहती है जाओची की बॉडी के अंदर जितनी परफॉर्म एनर्जी थी वो सारी की सारी वेस्ट हो चुकी है। इसने उस बीस्ट के एक अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी सारी की सारी परफॉर्म एनर्जी को लगा दिया, जिसकी वजह से अब इसकी वेन्स भी शैटर हो चुकी है। इसने वहाँ पर सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया है। तो जाओची किंगजू से कहता है मेरी 5 बड़ी मेडियंस और इसके साथ साथ 6 बड़े आर्कन्स वो सारे के सारे डैमेज हो चुके हैं और मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर मरने वाला हूँ। मेरे मरने के बाद तुम यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेना, मेरी बॉडी को यहीं पर छोड़ देना, क्योंकि तुम फ्रोजन क्लाउड पैलेस हो, इसी वजह से तुम्हें ठंड से डरने की जरूरत नहीं है और तुम ना ही ठंड से डरती हो। निकलने का तुम्हें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, तुम यहाँ से चली जाना, मेरी बॉडी को यहीं पर छोड़ देना। जाओची से कहता है मेरी वाइफ तो यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगर हम लोग अगले जन्म में मिलते हैं तो मैं फिर से तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहूंगा, मैं फिर से तुमसे शादी करना चाहूंगा। इस लाइफ में तुम्हें हासिल नहीं कर पाया, तुम मेरी वाइफ होने के बावजूद भी कभी मेरी वाइफ नहीं बन सकी, इस जिंदगी में मैं तुम्हें जरूर हासिल कर पाऊंगा। साथ ही जाओची अपनी आंखें बंद कर देता और कहता है ग्रैंडफादर, लिटिल आंटी या सिस्टर ज़ूरो, मास्टर मोली, प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम सभी से किए हुए वादों को पूरा नहीं कर सका। और जाओची की आंखें वहीं पर बंद हो जाती है और जाओची यहीं पर मर जाता है। जबकि किंगजू जो कि उसके पास ही बैठी होती है वो उसके पास बैठी बैठी रोना शुरू कर देती है। किंगजू कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसके लिए कैसे रो सकती हूँ। साथ ही किंगजू कहती है जाओची तुम्हें अगली जिंदगी के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अगली जिंदगी में तुम दोबारा से मुझसे शादी करके मुझे हासिल कर पाओगे। असल बात तो यह है कि तुमने मुझे हासिल कर लिया है। फाइटिंग एरिना में जब तुमने मुझे कंपटीशन में हराया था, तुमने मुझे फाइट में हरा दिया, उसी वक्त तुमने मुझे हासिल कर लिया था। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं फ्रोजन क्लाउड पैलेस की एक स्टूडेंट हूँ, इसी वजह से मैं किसी भी मेल के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रख सकती। ये सब कुछ इसी वजह से है, वरना मैं कब से तुम्हारी हो चुकी होती। किंगजू वहाँ पर अपनी परफॉर्म एनर्जी को रिलीज करती है और जाओची से कहती है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया और कभी भी तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं माना, लेकिन तुम मुझे अपनी वाइफ मानकर मेरे लिए बहुत कुछ करते रहे हो। ताकि तुमने मेरी सारी की सारी मेडियंस को अनलॉक किया था, जिससे मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ी। तो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए कुछ करने वाली हूँ क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करूंगी इससे कम से कम तुम्हें ये अंदाजा तो हो जाएगा कि मैं जिया किंगजू तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। परफॉर्म एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी परफॉर्म एनर्जी को जाओची की बॉडी के अंदर एंटर करना स्टार्ट करती है। किंगजू कहती है मैं यहाँ पर वाइफ होने के नाते अपने हस्बैंड को यहाँ पर मरता हुआ कैसे देख सकती हूँ। वो अपनी परफॉर्म एनर्जी को जाओची की बॉडी में एंटर करती है। तो थोड़ी देर के बाद जाओची अपनी आंखें खोलता है। जाओची कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मरा क्यों नहीं। मोली उसे कहती है तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो, तुम पता नहीं मरते क्यों नहीं हो, कितनी बार तो मरते मरते बचे हो, मैं तो अब तक मर जाना चाहिए था। लेकिन इस लड़की ने जिसे तुम अपनी वाइफ कहते हो, इसने अपनी सारी परफॉर्म एनर्जी को तुम्हारी बॉडी में एंटर करके तुम्हारी जान बचा ली है। इसने अपनी कोल्ड एनर्जी को तुम्हारी बॉडी में एंटर करके बाहर की कोल्ड को सील कर दिया ताकि वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ना जा सके, तुम बाहर की आई से इफेक्टेड नहीं होगे और साथ ही इसने तुम्हारी इंटरनल इंजरीज को भी ब्लॉक कर दिया है, इसलिए थोड़ी देर तक तुम होश में रह सकते हो। मोली जाओची से कहती है लेकिन अभी भी तुम लोग एक टायरेंट बीस्ट की बॉडी के अंदर हो और जहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। वैसे भी तुम दोनों यहीं पर मरने वाले हो, लेकिन अब ये लड़की तुम्हारे से पहले मरेगी, पहले तुम इससे पहले मरने वाले थे। जाओची किंगजू की तरफ देखता है तो किंगजू वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। जाओची कहता है इसको क्या हुआ, इसकी बॉडी इतनी ज्यादा ठंडी क्यों हो रही है। जाओची उसे उठा लेता है और कहता है मोली इसको निकालने में मेरी मदद करो, इसकी मदद करो, हम इसे ऐसे मरने नहीं दे सकते। उसी वक्त जाओची के हाथ में उसका जो पॉइजनस बीड होता है वो चमकना शुरू कर देता है। जाओची मोली से कहता है मोली मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल डिवाइन ट्रेजर रखा हुआ है, ये वाली पॉइजनस बीड तभी तो चमक रहा है। मोली उसे कहती है इस आइस पर फाउंड बीस्ट ने अपना मुंह खोलकर सामने से हर एक चीज को अपने अंदर निगल लिया था। लगता है कि इसने पूरी की पूरी सामने की माउंटेन को भी निगल लिया होगा और सामने जो भी खजाना होगा वो इसके मुंह के अंदर आ गया है। ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई खजाना हो। जाओची मोली से कहता है मोली प्लीज जाओ जाकर उस खजाने को ढूंढ कर लाओ, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा खजाना हो सकता है कि जिससे हम लोग यहाँ से निकल सके, या फिर कोई रास्ता मिल सकता है, कोई ऐसा ट्रेजर मिल सकता है सेकंड डायमेंशन को ओपन कर सकता है और हम लोग यहाँ से निकल सके। मोली उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन तुम इतने भी ज्यादा लकी कैसे हो सकती हो कि तुम्हें यहाँ पर कोई ऐसा पावरफुल ट्रेजर मिल जाए जिससे तुम इस परफॉर्म बीस्ट की बॉडी के अंदर से निकल सको। इतने बड़े कोइंसिडेंसेस भी नहीं होते, तुम इतने भी लकी नहीं हो। तो मोली सामने की तरफ चली जाती है वहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए कि उससे शायद कोई खजाना मिल जाए। थोड़ी देर के बाद मोली वहाँ से वापस आती है और मोटा सा मुंह बनाकर जाओची से कहती है कमीने कहीं के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो, मैंने इतना अच्छा लक किसी का भी नहीं देखा, हमेशा तुम बच जाते हो, लेकिन मैं एक गॉडेस हूँ लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हूँ। मोली को वहाँ से एक छोटा सा बीड मिलता है, ये इवल किंग का दूसरा सीड है जो कि आइस एट्रीब्यूट वाला है। आइस एट्रीब्यूट सीड को जाओची की तरफ फेंक देती है और कहती है जल्दी से इसको निकल जाओ, ये उस इवल कार्ड का सेकंड सीड है, तुम इसको जैसे ही निकलोगे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम आइस एट्रीब्यूट को भी यूज कर पाओगे जिससे आसपास की कोल्डनेस तुम्हें डिफेक्ट नहीं करेगी। जाओची जल्दी से उस आइस एट्रीब्यूट वाले बीड को निकल जाता है और कहता है ये तो उसी इवल कार्ड का सीड है, लगता है क्या मुझे आइस एट्रीब्यूट की पावर मिलने वाली है। तो जाओची उस बीड को वहीं पर बैठे बैठे निकल जाता है और जाओची की बॉडी के अंदर दूसरा सीड भी एक्टिवेट हो चुका है। पहले तो उसे फायर से सारी इम्यूनिटी मिली थी जब उसने पहले सीड को खाया था जो कि उसे ड्रैगन के पास से मिला था। जाओची कहता है लिटिल फेरी के साथ जिन और जैंग करने की वजह से उसकी बॉडी से जो आइस एट्रीब्यूट मेरी बॉडी के अंदर डोरमेंट हो गया था, इस आइस एट्रीब्यूट सीड की मदद से वो भी एक्टिवेट हो सकता है, वो कंप्लीटली अवेकन हो चुका है, यानी कि मेरे पास भी आइस एट्रीब्यूट की पावर आ चुकी है, मैं आइस को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे पास फायर से इम्यूनिटी थी, मैं फायर को कंट्रोल कर सकता था और फायर से अपनी बॉडी को बचा सकता था, अब मैं आइस को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और आइस से भी अपनी बॉडी को बचा सकता हूँ। जाओची उस सीड को जैसे निकलता है तो उसकी एनर्जी भी ब्रेक थ्रू करती है। जाओची कहता है मेरी कल्टीवेशन लेवल बढ़ गई है। जाओची ट्रू परफॉर्म ड्राम की पीक से स्पिरिट परफॉर्म ड्राम के फर्स्ट स्टेज
स्टेज पर पहुंच जाता है। साथ ही उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी इंटरनल इंजरीज होती है वो सारी की सारी हील हो जाती है। साउची कहता है लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस एनर्जी भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साउची वहीं पर अपनी पावर्स को यूज करता है और आइस को कंट्रोल करता है। साउची कहता है मैं बाहर की ठंड को बाहर रख सकता हूँ, मैं तो वाकई में आइस एट्रीब्यूट को भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन इतना काफी नहीं है। मुझे किंगजू को यहाँ से लेकर बाहर निकलना होगा, हमें इस बड़े से बीस्ट की बॉडी से बाहर जाना है, तभी हम लोग बच पाएंगे। मॉली साउची से कहती है तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि तुम इस टायरेंट लेवल के बीस्ट की बॉडी के अंदर से भी निकल पाओगे, क्योंकि अभी इवल कार्ड की मेडियंस तुम्हें मिले हुए सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। तुमने यहाँ पर 2 सीड्स को भी ढूंढ लिया है, फायर सीड और वाटर सीड तुमने ढूंढ भी लिए हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता भी तुम्हें मिल जाएगा। यहीं पर जाउची को इवल कार्ड की आवाज आती है। इवल कार्ड की बची कुछ सोल जाउची से बात करती है, उसे कहती है तो तुमने मेरी पावर्स को हासिल किया है, यानी कि तुम मेरे सक्सेसर हो। एक छोटी दुनिया के अंदर अपनी सोल के इस छोटे से टुकड़े के साथ जिंदा हूँ, और मैं कई अरसे से इस बात का इंतजार कर रहा था कि कोई मेरी पावर्स को इनहेरिट करे। बहुत ही जल्दी मेरी सोल का ये आखिरी टुकड़ा भी डिसअपीयर हो जाएगा। इवल कार्ड जाउची से कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को देखता हूँ कि तुम्हारी मेमोरीज को देखने के बाद मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ और किस तरह मदद कर सकता हूँ। इवल कार्ड उसकी मेमोरीज को सर्च करने के बाद से कहता है तुम तो सिर्फ एक आम से इंसान हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक है, यानी कि तुम्हारी फेट और तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। और इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट विश ये है कि तुम इस जगह को छोड़कर जाना चाहते हो। इवल कार्ड उसे कहता है मेरी सोल के टुकड़े में जितनी बची कुछ पावर है मैं सारी को यूज कर दूंगा और तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल सकता हूँ। तुम्हारी मैं आखिरी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे अंदर दबी हुई एक और ख्वाहिश है जिसको तुम पूरा करना चाहते हो। मैं तुम्हारी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तुम्हें एक स्पेशल जगह पर भेजूंगा। जाउची से कहता है इवल कार्ड तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज हमें किसी ऐसी जगह पर भेजो जहाँ पर मैं अपनी वाइफ का इलाज कर सकूं, किसी सेफ जगह पर भेजना। इवल कार्ड जाउची से कहता है तुम्हें सब के लिए मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास मेरी पावर्स है, तुम मेरी पावर्स के वारिस हो, तो इसका मतलब यह है कि आप मेरे मिशन को तुम ही पूरा करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना जारी रखो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। तो इवल कार्ड वहाँ पर उनके लिए एक पोर्टल ओपन करता है और उसे कहता है तुम्हें इस पोर्टल के जरिए दूसरी जगह पर जाना है। उस जगह के ऊपर सिर्फ 24 घंटे तक ही रह सकते हो। 24 घंटे के बाद तुम्हें वहाँ से वापस आना पड़ेगा, तुम ऑटोमेटिकली वहाँ से वापस आ जाओगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 80 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इवल कार्ड ने उनको किस जगह पर भेजा है और वो कौन सी स्पेशल जगह है जहाँ पर जाउची के जाने की ख्वाहिश है और अंदर दबी हुई है ख्वाहिश है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।